हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार मैराथन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की मैराथन की शुरुआत। देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट बात करूंगा आपके साथ। बहुत सारे लोगों ने, है ना, जैसे मैं टेलीग्राम पे 300 लोग जो हैं वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल पे। और अगर आप भी हैं तो आप भी चले जाइए, वहां पे आपको बहुत सारा नोट्स और मिल जाएगा। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है मैं उस बेसिस पे कर रहा हूं। जब मैंने एक सर्वे किया और उसमें बोला कि भाई साहब कितने लोग चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, तो लगभग 80 से 85% लोगों ने कहा कि सर 2 वीडियो बनाइए। लास्ट के 2 दिन बचे हुए हैं और 2 दिन में पूरा का पूरा रेवेन्यू इंस्पेक्टर इसको क्या होना चाहिए, जो सिलेबस है वो रिवाइज करवा दीजिए सर। एक बार ऐसा करवा दीजिए सर, हम लोग का क्या है ना, बहुत अच्छा होगा। और हम मुझे लगा ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आखिरी 2 दिन में सिर्फ रिवीजन करना चाहिए। देखो बच्चों, ऐसा है जिन्होंने कहा है 2 4 10% की कि भाई सर क्वेश्चन हमें दीजिए, क्वेश्चन मैंने 500 से प्लस करा रखे हैं, ठीक है। प्लस 100 क्वेश्चंस में और डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहां उसका मैं वीडियो नहीं बना रहा, उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जाना उसको देख लेना, वो काफी है। मैं 2 दिन, आज और कल, यानी 26 और 27, ये 2 दिन मैं आपको पूरा का पूरा, मतलब जो टोटल सिलेबस है मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे, उस सिलेबस का रिवीजन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो एकदम दिल थाम के बैठिए, है ना। जो जो बोलते जा रहा हूं, जो जो रिवीजन करवाते जा रहा हूं, आराम से करिएगा, बिना स्किप किए हुए, बिना एक भी लाइन को देखे हुए आराम से ईयरफोन रखिए और कान में लगाइए, आराम से एक जगह बैठिए। और मैं तो कहूंगा 2 दिन अगर आप ये चीज ना सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के अगर आप सुन लेते हैं या फिर शांत जगह में, तो आप यकीन मानिए आपको एग्जाम में इतना फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। ये ट्रस्ट, आप विश्वास बनाए रखिएगा इस बात पर, ठीक है। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, अपने क्लास की ओर, अपने सेशन की ओर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखिए, तो उससे पहले कि आप किसी तरह से आगे बढ़े, हम आपको क्या करना है, ये कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जहां पे मैं सारे कॉमर्स रिलेटेड जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे उसकी सारे नोट्स इसमें डाल देता हूं। ऑलरेडी 300 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसके साथ और आप आइए साथ में, है ना, और यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। बस इसके बिहाफ में आपको करना क्या है, इस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हर चीज जो है वो मिलता रहे। जैसे अगला एग्जाम ईएमआरएस पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का होने वाला है, मैं 29 तारीख के बाद से ही वीडियो डालना शुरू कर रहा हूं उस पर, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए आइए, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप इस नंबर पे, है ना। चलिए, ये देखिए आपका कॉमर्स का सिलेबस है। बेसिकली 4 भाग में आपका कॉमर्स का सिलेबस बांटा हुआ है। एक भाग है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन। दूसरा भाग जो है बिजनेस, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीसरा भाग है जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। चौथा जो भाग है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। ये 4 भाग में बटा हुआ है, ये 4 भाग में आपका सिलेबस है। आज हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये दोनों का दोनों भाग जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी जो आपको नोट्स मिला जा चुका है टेलीग्राम में, उसी नोट्स को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो आपको दिक्कत कहीं नहीं होगी, है ना। आइए अब चलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में डायरेक्ट, है ना। आइए ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में चलें। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी कहां है भैया, आ जाओ आ जाओ, 1 मिनट, आ गया आ गया आ गया। ये रहा ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ठीक है। आराम से बैठिएगा, एक एक चीज को मैं पढ़ूंगा, थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी क्यों बनी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी समझिएगा इस बात को। जब किसी भी जगह पे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, उन लोगों का पर्पस किसी एक काम को सफल बनाना होता है, उसका एक उद्देश्य होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो टारगेट कंप्लीट हो जाए, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशन। बात सही है जी सर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए, वहां कुछ लोग होंगे, उन लोगों का एक पर्पस होगा, एक टारगेट होगा कि भैया हमको ये चीज जो है वो काम कंप्लीट कर लेना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके की, बहुत बहुत तरीके होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग में गया, कोई प्रोसेस में गया, कोई सर्विस में गया, कोई किसी अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। अब कुछ लोगों ने, जो हमारे पास में जो ऑथर्स रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी अपनी तरह की नई नई चीजों को ऑब्जर्व किया, है ना। जैसे कुछ ने ऑब्जर्व किया कि भैया इसमें ये चीज होना चाहिए, तो उसको अपनी तरीके से लिख दिया।
कुछ किसी ने ऑब्जर्व किया कि भैया कुछ जो हम लोग काम कर रहे हैं वो इंजीनियर्स अप्रोच है, तो उसको उस तरीके से लिख दिया गया। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जर्वेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जर्वेशन जो अलग अलग लोगों ने किया, अलग अलग लोगों ने देखा, उस तरीके की एक नई अप्रोच बना दी, उसको ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी कहा गया। सिंपल सी बात है, अगर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की बात करें तो डिफरेंट पीपल्स के अप्रोचेस को ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहा गया। बात समझ में आ गई जी सर? आइए देखिए, एक मिनट देखता हूं मैं क्या कह रहा है। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ पीपल who involved in pursuing defined objectives, जो किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए, मतलब जो एक साथ पीपल है, सारे लोग आए और एक पर्पस को डिफाइन करते चला गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ये। चलिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोला? डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप बनाते हैं, फिर असाइनमेंट करते हैं अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का कि भैया कौन हेड पे होगा, कौन नीचे होगा। उसके बाद रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि भैया आप सबऑर्डिनेट, आप सुपीरियर, ये रिलेशन। उसके बाद हम फ्रेम करते हैं पॉलिसीज का, और इस प्रकार से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और हम अपना काम शुरू कर देते हैं। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई साहब सोशल सिस्टम है, समाज की बात करता है, नहीं एक दूसरे से मिलने की बात करता है, म्यूचुअल या कॉमन इंटरेस्ट की बात करता है, मतलब दोनों में समान इंटरेस्ट होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए। किसी भी काम करने के लिए अगर एथिक्स नहीं है, अगर आप वायलेशन ऑफ एथिक्स करते हैं तो बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, उसी तरीके से बात करें ऑर्गेनाइजेशन गोल की। ठीक है, हर किसी का ना अपना अपना अलग अलग गोल होता है। ठीक है, गोल मतलब एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट चाहती है कि भैया हम जो एक्सपेक्टेड आउटकम मेरा जो हमने सोच रखा है वो कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का गोल। ठीक है, अब देखिए गोल्स कैसा होना चाहिए? स्मार्ट नेचर का होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा गोल भी ना रख लें कि हम बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं तो उसको वो बहुत बड़ा अगर गोल रख देते हैं तो उसको लेने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसलिए गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए, जिसको मेजर कर सकें। अचीवेबल होना चाहिए। आप चांद तारे तोड़ के लाने की बात कर रहे हैं तो वो तो बात अचीवेबल नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए गोल की अचीवेबल, और रिलेवेंट होना चाहिए और टाइमली बेसिस पर होना चाहिए। दैट शुड बी स्मार्ट, SMART। तो गोल शुड बी स्मार्ट। अब देखो गोल कैसा होना चाहिए? कह रहा प्राइमरी गोल होता है, सेकेंडरी गोल होता है। कह रहा प्राइमरी गोल कौन है? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिशन, विजन एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइमरी गोल वो गोल हुआ जो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन या फिर पर्पस से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंडरी गोल क्या हुआ? सेकेंडरी गोल डिराइव फ्रॉम द प्राइमरी गोल दैट आर रिलेटेड टू डे टू डे ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब प्राइमरी गोल विजन, लंबा लॉन्ग टर्म अगर कोई मिशन हो, लॉन्ग टर्म अगर कोई सोच हो, ऑब्जेक्टिव हो, उसको विजन कहा जाता है। शॉर्ट टर्म के आपके ऑब्जेक्टिव को मिशन कहा जाता है, और पर्पस टारगेट किसी स्पेसिफिक के लिए कहा जाता है। तो ये तीनों प्राइमरी गोल्स होते हैं। सेकेंडरी गोल में होता है कि भैया डे टू डे ऑपरेशन में जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट किया जाए, तो ये दैट इज सेकेंडरी गोल। उसके बाद आते हैं मल्टीपल गोल, कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट है ना। आइए, कह रहा सिंगल गोल अप्रोच और मल्टीपल गोल अप्रोच। भाई साहब बोल रहा है मल्टीपल गोल अगर आप रखेंगे तो उसको कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है, कि अगर आपके पास बहुत सारे गोल्स होंगे तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि एक गोल इंसान को एक तरफ लेके जाता है। अगर आप छोटा छोटा सोच एकदम, फॉर एग्जांपल देखिए कि अगर मान लो मतलब काम करने वाला मिस्त्री है, वो अलग अलग जगह 10-10, 5-5 फीट कुआं खोदेगा, बहुत दिक्कत होगा। लेकिन अगर एक ही जगह 50 फीट कुआं खोदेगा तो उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है मल्टीपल गोल्स क्या है? कल्चर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन सिंगल गोल अप्रोच जो है पाथ टू पीपल ओरिएंटेड कल्चर है, मतलब आपको ये आगे की ओर लेके जाएगा। चलिए, गोल सक्सेशन, गोल डिप्लेसमेंट। कह रहा है गोल सक्सेशन इज एन इंटेंशनल चेंजेस इन द करंट गोल। गोल सक्सेशन क्या है? कि जो करंट गोल है उसमें आप इंटेंशनली चेंजेस कर रहे हो। गोल सक्सेशन इज मेड जनरली आफ्टर अचीविंग करंट। तो ठीक है, गोल सक्सेशन क्या हुआ कि जब आप अचीव कर लेते हो करंट वाले को तो उसको इंटेंशनली आप चेंज कर देते हो कि भैया आप दूसरा चीज हमको लेके चलना है। बात समझ में आ रही है? उसको बोलते हैं गोल सक्सेशन। गोल डिप्लेसमेंट कहा गया है, गोल डिप्लेसमेंट इज आल्सो एन एक्ट ऑफ सेटिंग न्यू गोल बाय चेंजिंग द करंट गोल। तो बोल रहा है गोल डिप्लेसमेंट बोलते हैं जब हम नए गोल को कर देते हैं पुराने गोल को छोड़कर, मतलब करंट गोल को हटा के हम जब नया कोई गोल सेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं गोल सक्सेशन, सॉरी गोल डिस्प्लेसमेंट। और गोल सक्सेशन क्या हुआ कि जब हम पहला अचीव कर लिए तब हम चेंज किए, दोनों में फर्क है, समझिएगा। गोल सक्सेशन बोला कि भैया हम एक गोल में सक्सेस हो गए तब हम उसको दूसरे गोल की ओर बढ़े। लेकिन गोल डिस्प्लेसमेंट होता है कि प्लेस जो ऑलरेडी गोल मेरा पहला था उसको हम बन के चल गए। जैसे मेरा गोल क्या था बैंक की, मान लो मेरा गोल है
कि हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना, तो हम रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन के आप अपना क्या किए, आप अपना किसी नई चीज में लगे कि भाई चलो अब रेवेन्यू इंस्पेक्टर बन गए, अब हमको आईपीएस बनना है। ये हो गया गोल सक्सेशन। लेकिन गोल डिप्लेसमेंट में क्या हुआ कि भैया अगर हमने सोचा था रेवेन्यू इंस्पेक्टर बनना है और हम नहीं बन पाए, तो हम उसके जगह पर कोई और गोल ले लिए कि चलो पीजीटी वाला जो है वो हम अपना एग्जाम देते हैं, उसमें से टीचर बन जाएंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ गोल सक्सेशन एंड गोल डिप्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है अब देखिएगा, कह रहा है गोल डिप्लेसमेंट इज एन अनइंटेंशनल चेंज। गोल देखिए गोल सक्सेशन इंटेंशनल चेंज है क्योंकि वहां अचीव हो गया गोल, दूसरा चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइंटेंशनल है, हम चाहते नहीं है, जैसे कुछ आता है फेल करना नहीं, लेकिन करेगा ही बहुत सारे लोग। अब जो करेगा वो क्या करेगा, फिर अपने गोल को चेंज करेगा अनइंटेंशनली, बिना चाहे हुए। ठीक है, सो कह रहा है गोल डिप्लेसमेंट ऑलवेज टेक प्लेस विदाउट अचीविंग एग्जिस्टिंग। पुराना गोल अचीव किए बिना ही इसको चेंज होता है। सो गोल सम मेजर रीजंस फॉर गोल डिस्प्लेसमेंट। गोल डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं, उसका मेजर रीजन क्या है? कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट एंड वेग गोल। कह रहा है द करंट गोल इज एब्स्ट्रैक्ट, वेग और अनक्लियर। अगर आपका गोल अनक्लियर है तो ये दिक्कत आएगी। एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय का एटीट्यूड अगर नेगेटिव है, अगर आप नेगेटिव सोचते हो हमेशा, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपका गोल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल, अगर गोल ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ना, एम्प्लॉइज को अलग और ये अलग, दूसरा को अलग बोलते हैं, मतलब वर्कर्स को अलग काम और मेन जो है मैनेजर्स अलग चीज सोच रहे हैं, तो भी आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्टिव गोल। अब जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह का होता है। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली दो तरीके की बताई गई है। एक कौन सा, एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्ट्रक्चर्स, जॉब्स की बात करी जाती है। जैसे किसी आप अगर किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, गवर्नमेंट बॉडी में चले जाएं, तो वहां बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वहां रेगुलेशन होता है, वहां स्ट्रक्चर होती है, वहां पॉलिसीज होता है, तब आपको एक एक करके आपको उस चीज को फिल करना पड़ता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल में बात करें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के काम के बाद की चीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो 10 से 6 जॉब करते हैं, 10 से 6 के जॉब के बाद की जो सारी बातें होंगी ना उसी कंपनी के मेंबर्स के बीच में, तो उसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर और नॉट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, देखिएगा वही कह रहा है इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन आर गाइडेड बाय द रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, and the structure of jobs and positions of employee are clearly defined for achieving smooth functioning of the organization। तो भैया यहाँ पे गोल जो होते हैं वो क्लियर तरीके से डिफाइन होते हैं। सच स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए 5 तरीके के फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करिए जो एग्जाम के पर्पज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना जी। चलिए सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लाइन स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू डाउन में कम्युनिकेशन की बात करी जाती है, कि जहां सीनियर सिर्फ आपको ऑर्डर दे रहा होता है और आप उसको सिर्फ रिसीव कर रहे होते हो, आप उसको सुन रहे होते हो। इसको बोलते हैं लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मिलिट्री में सिर्फ सीनियर्स की बातों को फॉलो करना पड़ता है। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पुराना ओल्डेस्ट और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो लाइन। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो आपको कहना है क्या कि सर लाइन स्ट्रक्चर है। इसको स्केलर टाइप भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है, लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट फॉर्म है, स्केलर टाइप है, मिलिट्री टाइप है, डिविजनल है। Under the system, authority directly vertically downward, top to the hierarchy to the different level of managers and subordinates, and down to the operative level of, it is also known as chain of command scalar principle। तो ये बात करता है, उसकी बात इतना याद रखिएगा। देखिएगा कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज इसमें ये मिल जाता है कि सिंपल अंडरस्टैंड है, सिंपल है, कम्युनिकेशन जो आपका फास्ट और इजी होता है, फीडबैक को हम लोग ये फास्टर ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होती है ना। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है कि ये रिजिड और इनफ्लेक्सिबल फॉर्म है ना, कि अगर आपको सीनियर से बात करना हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके साथ ओवरलोड क्या कहता है, द एग्जीक्यूटिव सप्रेसिव एक्टिविटीज सो दैट द लॉन्ग रेंज प्लानिंग प्रोसेस आर नेग्लेक्टेड। देखो यार ओवरलोड बहुत ज्यादा हो जाता है जूनियर्स पे, है ना। लाइन अथॉरिटी टेंस बिकम डिक्टेटोरियल, मतलब डिक्टेटोरियल मतलब तानाशाह, क्योंकि सब क्या करना पड़ेगा, सीनियर्स की बात माननी पड़ेगी, तो ये हो जाता है। उसके बाद है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिएगा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पे लाइन वाले लोग भी रहते हैं और स्टाफ वाले लोग भी रहते हैं। स्टाफ बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेशलिटी से,
कि उनकी एक्सपर्टीज होती है, उन्होंने अपना काम कर लिया होता है 10 20 50 साल से। लाइन वाले की मदद करने के लिए स्टाफ वाले आते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, स्टाफ वाले एक्सपर्टीज देते हैं किसको? लाइन वाले स्टाफ को। लाइन वाले जो मैनेजर्स होते हैं वो उनसे एक्सपर्टीज लेते हैं, लेकिन सारी अथॉरिटी किनकी होती है? लाइन की होती है। अगर कोई गलती किया, आपको किसी भी तरह से प्रॉब्लम हुई, तो उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन की होती है। स्टाफ वाला सिर्फ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टाफ हूं, आप लाइन के हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज की है। मैं आपको सजेशंस दे रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपर्टीज हूं, मैं सजेशन दे रहा हूं। लेना ना लेना आपके बस की बात है। तो लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन की होती है। स्टाफ वाले उनको क्या कहते हैं? सजेशंस देते हैं। लेना ना लेना उनकी बस की बात है, वो लेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट हो गया, ऐसा यहाँ पे कहा गया। देखिए कह रहा, line and staff organization in management approach authorities establish goal and instructions that are met by employees in their works. A line and staff organizational structure attempt to present a large and complex enterprise in more flexible without sacrificing managerial क्या authority। आइए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब है फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ध्यान समझिएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब हुआ जो काम के बेस पर डिवाइड किया गया है। किसके बेस पर? काम के बेस पर। जैसे मेरा परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, इस बेसिस पर अगर डिवीजन हुआ है तो उसको बोला गया फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सर 1 मिनट रुकिएगा, सिर्फ पानी पीते हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना, लंबे समय तक टिकना है तो 1 मिनट रुकना पड़ेगा। बस एनर्जी तो आ गई, है ना। चलिए आइए, अब क्या है? अब है फंक्शन। तो फंक्शनल खत्म हो गया। फंक्शनल में क्या था कि भैया काम के बेसिस पर अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है, जैसे सेल्स मैनेजर बोलते हैं ना, परचेज मैनेजर है ना, फाइनेंस मैनेजर, तो उस वो क्या है? काम के बेसिस पर, इसलिए बोलते हैं इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगर चौथे की हम बात करें तो वो होती है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जहां कुछ लोग गांव में, जैसे अगर आप झारखंड के, ऑब्वियस सी बात है, तो कमेटी के बारे में आपको पता ही होगा, जहां पे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मिलकर किसी काम की शुरुआत करते हैं और छोटे छोटे पैसे उसमें डालते हैं, ठीक है, और एक कमेटी बना लेते हैं। तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को कमेटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चले, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। भाई साहब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? तो जब आप वर्क प्लेस के बाद में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं अपने ही एम्प्लॉइज के साथ, एम्प्लॉइज बोल रहा हूं, अपने ही कलीग्स के साथ, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। मैंने बताया ना कि 10 से 6 के जॉब करने के बाद आप कुछ भी जो शेयर करते हो अपने कलीग्स के साथ, उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। देखिए कह रहा है, इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस गिव राइज नेटवर्क्स ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय कट द ऑफिशियल चैनल फॉर्म their own social groups which are known as a informal organizations। तो ये सारा चीज भाई क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए बस इतना ही ध्यान में रखिएगा। चलिए क्या है फंक्शंस ऑफ इनफॉर्मल? क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली टू मेंटेन द कल्चरल वैल्यूज ऑफ पीपल व्हेन पीपल आर कैन स्टेट देम ईच अदर सोशली दे हैव फील अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। तो मतलब उनको क्या होता है? इनको फील आता है कि भैया हम सब साथ हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे, बाद में पार्टी करेंगे, मस्ती करेंगे। तो ये क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है। आइए अब चलते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। भैया अब हम लोग घुस रहे हैं मेनली मेन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में, जहां से आपके सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये 5 फंक्शनल तो है ही, इसके साथ साथ अब आ जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को ना 3 भाग में बांटा गया। एक भाग है सर क्लासिकल थ्योरीज, दूसरा है न्यू क्लासिकल थ्योरीज, और तीसरा है सर मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरी। देखिए क्लासिकल थ्योरी में जो है टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आता है, फेयोल का एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी आती है, वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आता है। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक एक करके भी पढ़ेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। इसको इन्होंने कहा है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात की है। इन्होंने बोला कि कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, है ना। तो इसकी बात करिए, तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं कि क्लासिकल थ्योरी कब आया था। कह रहा है क्लासिकल थ्योरी रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड व्यूज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या है कि जो ट्रेडिशन के हिसाब से जो दिया गया है उसके व्यूज को लिया गया है ना। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखा गया? मनी मशीन की तरह। ऑर्गेनाइजेशन व्यूज हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन वाज व्यूड एज ए मशीन एंड ह्यूमन बीइंग्स कंपोनेंट्स ऑफ दैट मशीन। तो ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मशीन है, और ह्यूमन बीइंग जो है उस मशीन की का कंपोनेंट है। क्या है? उस मशीन का कंपोनेंट है। तो ये क्लासिकल व्यू था अपना। कह
कह रहा था क्लासिकल थ्योरी इज बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो क्लासिकल थ्योरी थी यहां से शुरुआत हुई किसकी, कि भैया आप सिस्टमैटिक स्टडी करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। आइए देखिएगा, सबसे पहला जो आपका थ्योरी आई थी, है ना, कह रहा था क्लासिकल अप्रोच द ओल्डेस्ट फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट विच बिगन अराउंड द 1850 कंटिन्यूड इनटू 1920s 1920 तक। It is mainly concerned with the increasing the efficiency of workers and organization based on the management practices which were an outcome careful observation. तो classical approach mainly looks like an universal principle for cooperation in the striving of economic, है ना, एफिशिएंसी। तो जो पहले जो थ्योरी दिए थे उन्होंने, पहला थ्योरी जो था इनका विंस्लो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का, इन्होंने फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है ना। 1856 में इनका जन्म हुआ जर्मन टाउन पेंसिल्वेनिया में। ऑब्सेस्ड ऑर्डर एंड कंट्रोल की बात किया इन्होंने बात किया पीस रेट सिस्टम की, कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन करिए, मशीन की तरह ट्रीट करिए इंसानों को, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं। इसी इनकी फिलॉसफी को टेलरिज्म कहा जाता है। आइए अब एक एक करके आराम आराम से ध्यान से पढ़ते हैं। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या कहता है, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कब हुआ, तो भैया 1875 में, ठीक है, बस ये याद रखिए। अब इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात करा सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। बोला भाई साहब प्लान को और काम को अलग करो, प्लानिंग अलग करो और काम को अलग करो। इसी बेस पर इन्होंने दिया फंक्शनल फोरमैनशिप की बात। फंक्शनल फोरमैनशिप में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 8 तरीके के लोग होंगे, ठीक है, और जिसको एक तरीके के लोग जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे। एक में प्लानिंग वाले 4 लोग होंगे और प्रोडक्शन वाले 4 लोग होंगे। तो जो प्लानिंग वाले होंगे वो अपने प्लानिंग की बात करेंगे और जो प्रोडक्शन वाले होंगे वो प्रोडक्शन की बात करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये है प्रिंसिपल। ये किसके लिए है सर, ये है प्लानिंग के लिए, रूट कलर, इंस्ट्रक्शन कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर और डिसिप्लिनरी, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। और जो गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर, ये आ जाएंगे प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए आ जाएंगे, प्रोडक्शन के लिए। तो ये 4 तरीके के 4 लोग होंगे और ये 4 लोग होंगे, 8 लोग होंगे जो क्या करेंगे सर, एक आदमी को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि जॉब को एनालाइज करिए, कि आप क्या काम करने जाने उस तरह से एनालाइज करिए। और उसके लिए आप 3 तरह की बातों पर ध्यान दीजिए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी, है ना। किस किस स्टडी पर ध्यान देना है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, और एक और स्टडी की बात इन्होंने करी थी, मेथड स्टडी की। मेथड स्टडी में इन्होंने कहा था कि अगर भाई साहब आप किसी भी चीज को सिंपल एक मेथड लेके चलोगे ना तो काम ज्यादा अच्छा होगा। मेथड में याद रखिएगा कि सिर्फ एक काम को लेकर चलने में ज्यादा आसान होगा। एक ही मेथड अगर लगाइएगा तो आपके लिए इजी होगा। वो तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है, देयर इज ओनली वन मेथड, है ना, कि एक ही मेथड है किसी काम को करने का। ये बात किसने कहा था, तो आपको आ जाएगा टेलर ने, ठीक है। दूसरा है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी कहता है कि आप इन्वॉल्व करिए कि डिटर्मिनेशन की भैया एक काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, इसकी बात भी इन्होंने कही। मोशन स्टडी की बात बोला कि लोगों के इमोशंस को समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उनके मूवमेंट्स क्या हैं। और फटीग स्टडी की बात करी, बोला कि फटीग स्टडी भी होनी चाहिए कि एक इंसान काम के दौरान थक जाता है तो बीच में उसको 5-10 मिनट का गैप मिलना चाहिए, और उस गैप के बाद वो रिवाइव हो जाता है जब वो पूरी तरीके से, तो उसको वापस आना चाहिए। तो ये देखिए 4 बातें कही है, टाइम, मोशन, फैटिग और मेथड स्टडी। मेथड स्टडी सर आपको क्या करना है, एक चीज के लिए एक ही आपका काम होना चाहिए, मेथड आपको एक ही लगाना है। टाइम स्टडी, टाइम की स्टडी कर लो। मोशन स्टडी में लोगों के इमोशंस को समझने की बात, और फटीग स्टडी में गैप को समझने की बात, काम के पीरियड्स को, गैप को समझने के लिए की जो स्टडी की जाती है उसको फटीग स्टडी कहा गया है। अब उन्होंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन, कि हर चीज एक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, है ना जी। उसके बाद बोला साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स की बात बोला, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात कही, इकोनॉमी की बात कही, मेंटल रिवॉल्यूशन की बात भी इन्होंने कहा। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात इन्होंने करी है। इसमें इन्होंने बोला रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब एंड साइंस, पूछ देगा डायरेक्टली कि रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब एंड साइंस का क्या बात है, किसने कहा है, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी कहा है। इन्होंने कहा है हार्मनी इन द ग्रुप एंड एक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी बात कहा है। देखो रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब कह रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स द साइंटिफिक स्टडी एनालिसिस ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब एंड मेथड। तो बोल रहा है
कि जो पुराना सोच है ना, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करने का मतलब है पुराना अगर कोई चीज है तो उसको रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी के साथ लेके आइए। बोला हार्मोनी इन ग्रुप एक्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट इनेबल्स दैट एफिशिएंट वर्कर टू अर्न मोर पेमेंट इज लिंक्ड टू आउटपुट। तो ये बोल रहा है ग्रुप में हार्मोनी के लिए क्या करना चाहिए सर, ग्रुप में हार्मोनी होना चाहिए। हार्मोनी कैसे आएगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने बोलो, पैसा ज्यादा मिलेगा तो उससे हार्मोनी आएगी। कह रहा है कॉपरेशन होना चाहिए, कॉपरेशन मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना, एक दूसरे का कॉपरेट करना चाहिए, इंडिविजुअल की बात नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम आउटपुट आएगा, उससे क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट आएगा और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स होगा। ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, किसके सर, प्रिंसिपल्स है टेलर के, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हेनरी फेयल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दिया है। हेनरी फेयल जो थे, कह रहा है व्हाइल टेलर वाज कंसर्न्ड विद द फर्स्ट लाइन मैनेजर एंड साइंटिफिक मेथड, उसको देखिए वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है, हेनरी फेयल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा गया है ना, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। चलिए फेयल अटेंशन वाज डायरेक्टेड टू द एक्टिविटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जो अप्रोच था ना किसका, ये टेलर का, वो अप्रोच जो है वो इंजीनियर्स अप्रोच कहा गया है, साइंटिफिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट कहा गया है, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्री पे ये पूरा का पूरा थ्योरी बनाया था। वो एक फैक्ट्री चलाते थे, वो इंजीनियर थे, उन्होंने एक फैक्ट्री चलाई और फैक्ट्री चलाने के दौरान ये सारी थ्योरीज निकाली थी। ये जो थे एक मैनेजर थे, है ना, और इन्होंने मैनेजिंग बोला कि ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लार्ज फ्रेंच कोल माइनिंग कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर बने। उसके बाद इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को दिया और यही 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला बोले डिवीजन ऑफ वर्क, बोले इन्होंने कहा काम को बांट दीजिए, क्या करिए, काम को बांट दीजिए। काम को अगर बांट दीजिएगा तो स्पेसिफिकेशन आएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक शर्ट को आपको बनाना है तो बटन किसी और से लगवाइए, सिलाई किसी और से करवाइए, कटवाइए किसी और से, तो उससे क्या होगा, हर इंसान का अपना अपना एक्सपर्टीज हो जाएगा और एक्सपर्टीज होगा तो काम अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क की बात करी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलिए हर किसी को काम बांट दीजिए, कौन पावर में रहेगा कौन पावर में नहीं रहेगा। अगर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा तो भैया काम बन जाएगा। डिसिप्लिन में रहिए, कि उन्होंने बोला कि अगर हर कुछ डिसिप्लिन में होगा तो हर काम इजी तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक इंसान को सिर्फ एक ही इंसान कमांड दे सकता है, मतलब एक इंसान सिर्फ एक ही इंसान से बात सुन सकता है या समझ सकता है। ये बात समझ में आई जी सर। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक मिनट जी, उसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि भैया आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को किसके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करिए, इंप्लॉय के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और इंप्लॉय का ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन हेड वन प्लान कहा गया है इसको, ठीक है। चलो उसके बाद बोला सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट। बोल रहा भाई साहब आपको ना ऑर्गेनाइज, देखिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबका अपना अपना अलग होता है, लेकिन बोला गया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से अपना इंटरेस्ट बना लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा और आप अच्छे तरीके से गोल को अचीव कर पाएंगे। बोला रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनियल, तो रेम्यूनरेशन भी क्या बोला, बोला रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, सैटिस्फैक्टरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग काम कर रहे हैं और आपको रेम्यूनरेशन भी ना दें। तो ये बात बोला। सेंट्रलाइजेशन की बात करी कि भैया सेंट्रलाइज्ड अप्रोच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड, है ना। मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो आप बोलें और आपके डिसीजन को लोग फॉलो करें। उसके बाद उन्होंने बोला स्केलर चेन होना चाहिए। स्केलर चेन क्या हुआ, हाई टू लो की बात करी, मतलब स्केलर चेन मतलब टॉप टू बॉटम कि क्या बोल रहा है, इट इज अ चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसको बोलते हैं क्या, हाईएस्ट से लोएस्ट लेवल का चेन डेवलप करना, ठीक है। मतलब आप एक कम्युनिकेशन जो हाईएस्ट से लोवेस्ट के बीच में होना चाहिए। बोल रहा है एवरी कम्युनिकेशन शुड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी। हर कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो नीचे नीचे होना चाहिए। जैसे अगर आप बात करें, एक मैं अपने टीचर लाइन में बता देता हूँ कि अगर आप टीचर हैं तो आप पहले डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे कि वीसी को कंप्लेन करेंगे। पहले आप अपने एचओडी के पास जाएंगे, फिर प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल के बाद फिर ऊपर अगर कोई है तो जाएंगे, तब जाके वीसी वगैरह के पास जाएंगे और राज्यपाल के पास जाएंगे। डायरेक्ट आपको हाई अथॉरिटी नहीं जाना है। तो ऊपर से नीचे तक जो होगा वो उस चीज को ऑर्डर, बोला हर चीज का एक सीक्वेंस होना चाहिए, है ना, ठीक है। इसीलिए ऑर्डर के लिए कहा गया क्या, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस।
तो ये चीज, ये मैटर ये आपको लिख के दे देगा, बोलेगा किसने कहा, तो याद रखिएगा ये फेयोल ने कहा है। इक्विटी की बात करी इन्होंने कि इक्वल होना चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिक्कत होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 12 में बोला स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनियल, बोला जो स्टेबिलिटी होना चाहिए ना, स्थिरता काम को लेकर, वो फिक्स होना चाहिए, तभी जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम कर पाएंगे, अदरवाइज उनको टेंशन लगा रहेगा कि भैया 3 महीने बाद मेरा क्या होगा, 6 महीने बाद मेरा क्या होगा। इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि अगर कोई इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट होना चाहिए। और लास्ट में है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब बात की जानी क्या कि टीम स्पिरिट की बात की जानी चाहिए कि भैया जो टीम है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। चलिए उसके बाद थर्ड जो थ्योरी आया है क्लासिकल में वो है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी जो है वो रूल्स रेगुलेशन की थ्योरी है। जर्मन सोशियोलॉजिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया रैशनल लीगल ऑथोरिटी सिस्टम टू मैनेज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 1864 से 1920 में मैक्स वेबर के द्वारा। इन्होंने बोला कि ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है सबऑर्डिनेट फॉलो द ऑर्डर ऑफ सुपीरियर्स बट कांट अपील इफ दे फील नीड। बोल रहा है ऑन द अदर हैंड इन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑथोरिटी वाज डिफ्यूज्ड। बोल रहा है ये सीधा सीधी बात करे इस सिस्टम की, ऑथोरिटी की, है ना। इन्होंने बोला कि भैया ऐसा है जो भी है ठीक है वो सिस्टम है, स्ट्रक्चर्ड वे में बात करा, रूल्स रेगुलेशन की बात करी कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बहुत रूल्स होते हैं, सिर्फ उनका ही बात जो हेड होंगे उन्हीं का बात होगा। यहाँ कह रहा है रूल्स आर एग्जॉस्टिव स्टेबल एंड एम्प्लॉय कैन लर्न देम इजीली। सिर्फ एम्प्लॉय लर्न कर सकता है, उस पर अपनी आवाज नहीं उठा सकता है, पर द ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स देम इन परमानेंट फाइल्स। ये देखिए इनका मॉडल्स क्या बोला, डिवीजन ऑफ वर्क, रूल्स रेगुलेशन, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, रिकॉर्ड एंड बस। तो इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे की बात करी है, रूल्स रेगुलेशन की बात करी है, गवर्नमेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है। तो ये हो गई क्लासिकल थ्योरी खत्म। अब आ जाइए न्यू क्लासिकल थ्योरी में। न्यू क्लासिकल थ्योरी में दो थ्योरी बनी है, एक है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, एक है बिहेवियरल साइंस थ्योरी, और दोनों अल्टन मायो ने दिया है। किसने दिया है? अल्टन मायो ने दिया है। तो अल्टन मायो की दो थ्योरी कहती है, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी कहती है वो इंडिविजुअल रिलेशंस की बात करती है कि एक इंसान का ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, और बिहेवियरल साइंस थ्योरी जो बात करती है वो बात करती है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ग्रुप का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? बिहेवियरल साइंस थ्योरी। आइए इसी को लेकर हॉथॉर्ने में एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, और ये 4 एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स है, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना जान के रखिए कि जो हॉथॉर्ने एक्सपेरिमेंट है किसने दिया? अल्टन मायो ने दिया, और उसमें 4 तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता चला कि इंडिविजुअल का जो रिलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो बढ़िया होना चाहिए। और बिहेवियरल साइंस थ्योरी में इन्होंने बोला कि ग्रुप का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। सर ये इसकी बात की है, आइए उसको देखते हैं 1 मिनट। चलिए तो बात करा है क्या बिहेवियरल साइंस। इन्होंने 3 तरीके की चीजों की बात करी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो जब साइकोलॉजी की बात करी तो इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करी, सोशियोलॉजी की बात करी तो ह्यूमन बिहेवियर के ग्रुप्स में बात करी, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इंडिविजुअल और मेंबर्स दोनों के साथ बात करना है तो उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा गया। तो बिहेवियरल साइंस थ्योरी जो है वो पूरे ग्रुप के बिहेवियर की बात करती है कि भैया जो पूरा ग्रुप का बिहेवियर है एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो कैसा है। अब आइए मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में, तो कह रहा है दीज थ्योरी आर रिस्पॉन्सिव टू द इन्वायरमेंट चेंजेस। तो ये थ्योरी जो है वो रिस्पॉन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिव है कि इन्वायरमेंट में चेंज होना चाहिए। कह रहा है दे व्यू, क्या कह रहा है? दे व्यू ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनेमिक ओपन सिस्टम। किस तरह देखे इन्होंने? डायनेमिक ओपन सिस्टम्स की तरह इनको देखा। क्या है? ठीक है, हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हुए। मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी ड्रॉन एंड नॉलेज फ्रॉम द वेरियस फील्ड्स सॉल्व कॉम्प्लेक्स बिजनेस ऑपरेशन। बड़े बड़े बिजनेस के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो सिस्टम थ्योरी बाय चर्चमैन वेस्ट। अब देखो सिस्टम थ्योरी इन्होंने बोला एवरीथिंग शुड बी इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड। बोल रहा है हर कुछ, हर डिपार्टमेंट ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए, सब किसी को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सिस्टम थ्योरी इन्होंने बोला एज पर दिस अप्रोच organization is viewed from a system point of view and the main elements of system approach are as follow। क्या क्या main element है देखिए, क्या organization is a purposeful system consisting of several interconnected and interdependent parts। तो बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पर्पसफुल सिस्टम होना चाहिए और उसके सेवरल अलग अलग इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होने चाहिए। बात समझ में आया?
पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड सब सिस्टम, जो उसके कंपोनेंट्स के पार्ट्स होंगे उसको सब सिस्टम कहा जाए। पोजीशन और फंक्शन ईच सब सिस्टम का एनालाइज किया जाना चाहिए, अंडरस्टूड किया जाना चाहिए और उसको सब सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जाए। सिनर्जी इफेक्ट होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोगों का मिलके एनर्जी बनता है, उसको सिनर्जी कहते हैं। एवरी सिस्टम हैज ए बाउंड्री दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम द इट्स एनवायरनमेंट, तो ये बात इन्होंने कही। एवरीथिंग शुड बी इंटर रिलेटेड एंड इंटर लिंक्ड। कंटीजेंसी थ्योरी बाय लॉरेंस पॉलहर्स्ट, तो भैया कंटीजेंसी थ्योरी बोला सिंपल एक लाइन में कि हर सिचुएशन का अलग अलग अप्रोच होता है, हर सिचुएशन में अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसकी जो अलग अलग चीजें हैं उसका सॉल्यूशन भी अलग अलग होगा, इसलिए इसको सिचुएशनल अप्रोच भी कहा गया। क्या कहा गया? सिचुएशनल अप्रोच कहा गया। अब देखिए जो पूछा जाएगा कि बताइए कि यूनिटी ऑफ कमांड किसका एक्सेप्शन है, ठीक है, तो वहां आप कह सकते हैं आपका क्या मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है सर? मैट्रिक्स होता है जहां फंक्शनल और प्रोजेक्ट दो तरीके के लोग काम करते हैं। कैसा कैसा सर? फंक्शनल और प्रोजेक्ट वाले मतलब दोनों काम करेंगे तो दो लोग एक आदमी को कमांड देंगे, तो और यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक आदमी को ऑर्डर देगा। लेकिन यहाँ फंक्शनल और प्रोजेक्ट वाले जो स्ट्रक्चर होंगे तो वो जो मैट्रिक्स कहलाते हैं वो क्या कहेंगे? वो यूनिटी ऑफ कमांड के एक्सेप्शन होंगे। ठीक उसी प्रकार जो टेलर के सिद्धांत था वो क्या सिद्धांत था कि भैया हम जो है किसी भी चीज के लिए अगर एक ही मेथड रखेंगे तो फिर मेरा काम ज्यादा इजी होगा। लेकिन यहां तो कह रहा है कि हर सिचुएशन के लिए अलग अलग चीजें होंगी, तो इसका जो एक्सेप्शन है कौन है? सर टेलर। याद रखिएगा पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि भैया ये किसने कहा कि एक मेथड या एक टेक्निक जो है वो हमेशा काम करता है, हमेशा किसी भी सिचुएशन के लिए, तो टेलर। और अगर ये बोला जाए कि सिचुएशन के हिसाब से अप्रोच काम करता है तो कंटीजेंसी थ्योरी। तो कंटीजेंसी थ्योरी का आपका पूछ दिया कि एक्सेप्शन कौन? तो टेलर वाला। याद रखिएगा इसको। चलिए अब चलते हैं परसेप्शन। देखिए परसेप्शन ना ये बेसिकली थॉट है और कुछ नहीं है। परसेप्शन क्या है? तो अवधारणा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवधारणा। तो परसेप्शन एक थॉट है, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, जिसका क्या अलग अलग थिंकिंग स्टाइल्स, बिलीफ, फीलिंग्स, ऑब्जेक्टिव्स होता है ना? क्या होता है? अलग अलग थिंकिंग, बिलीफ, स्टाइल्स, ऑब्जेक्टिव्स होता है। बोल रहा है ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल बिहेव्स अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से अलग अलग लोग जो है बिहेव करते हैं। मतलब मैं कुछ किसी चीज को लेकर मेरी परसेप्शन कुछ और हो सकती है, तो आपकी परसेप्शन कुछ और हो सकती है ना? अलग अलग लोगों की अलग अलग परसेप्शन हो सकती है। तो कह रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेम थिंग्स। तो सेम थिंग, एक ही मीनिंग का, एक ही चीज का अलग अलग लोग देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको दिखा दूं। मान लो कि एक होता है व्हाइट बॉटल, ठीक है, ये व्हाइट बॉटल होता है। तो अगर मैं मान लो ये पानी यहां तक भरा है तो कोई लोग सोचते हैं कि भैया आधा बॉटल भरा हुआ है, कुछ कहते हैं आधा खाली है, कुछ कहते हैं यार इसमें पानी है, कुछ कह सकते हैं यार देखो ये तो सफेद बॉटल है। तो हर किसी की सोचने का तरीका सिर्फ यही, बॉटल है बॉटल यही है, पानी भी उतना ही है, खाली भी भरा भी है। सबके सोचने का परसेप्शन क्या हुआ? अलग अलग है, सबने अलग अलग तरीके से सोचा, तो इसको हम लोग कहते हैं परसेप्शन। क्या कहते हैं? परसेप्शन। जी आइए अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कह रहा है एप्पल प्रोडक्ट्स आर हाई ऑन परसेप्शन। एप्पल प्रोडक्ट्स मतलब एप्पल प्रोडक्ट वो खाने वाला सेब नहीं, आईफोन। आईफोन का दिमाग में क्या है भाई? हाई स्टैंडर्ड लोग यूज करते हैं, ये कस्टमर के दिमाग में। बट समटाइम्स एप्पल प्रोडक्ट आल्सो एक्सीड्स कस्टमर परसेप्शन गिविंग बेटर एक्सपीरियंस। तो बोल रहा है कभी कभी एप्पल भी खराब ये दे देता है जी, ऐसा ही। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परपेचुअल सेट, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ होंगे और कुछ जो होंगे इंटरनल फैक्टर्स होंगे। देखिए साइज, कह रहा बिगर साइज अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द परसीवर। जो बहुत सारे बड़ा बड़ा जो साइज दिखता है ना वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। इंटेंसिटी, अ लाउड साउंड, स्ट्रोक ऑडोर, ब्राइट लाइट नोटिस्ड मोर एज कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड वीकर। देखो ना यार डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो नहीं है, तो उसमें लोग पूरा नाचते हैं दबा के। तो इंटेंसिटी ये ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करता है। रिपीटेशन, अगर आप रिपीटेड कर रहे हो, ठीक है ना, एडवर्टीजर बार 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 आपको दिख रहा है तो आप बोलोगे यार एक बार देख ही लेते हैं यार ये क्या होता है। दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर परपेचुअल सेट। नोवेल्टी एंड फैमिलियरिटी, अगर फैमिलियर एक्सटर्नल सिचुएशन आ गया तो आप उसको ज्यादा अटेंशन, कोई अगर फैमिली की तरह ट्रीट कर रहा है तो आप उसको देते हैं। कॉन्ट्रास्ट, पूरा काइंड ऑफ यूनिकनेस है, ठीक है, which can be used attention getting, जो आपको attention getting मिल सकता है। मोशन, a moving object drawn more attention compared to stationary object। मतलब एडवर्टाइजर्स करते हैं इमोशन का, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं ना कि चलो यार थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है ना, जैसे शैम्पू यूज करते हैं, शैम्पू वाला एडवर्टीजमेंट
है ना, और उस समय आपको बोलते हैं कि 1 रुपया का किसी के दान में जाएगा, किसी बच्चे की शिक्षा की ओर जाएगा, या फिर कहीं भी, तो वो इमोशंस का यूज करते हैं आपके साथ। उसके साथ साथ है इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपने कुछ अपनी ही सेल्फ कॉन्सेप्ट बना रखा है, ठीक है ना, आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू की तरह देखते हैं, तो उसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। और ये सारे परसेप्शन है। दूसरी है बिलीफ, कि अगर आपने कुछ पर्सनल बिलीफ बना रखा है, तो वो भी क्या है? परसेप्शन का एक पार्ट है। तीसरा एक्सपेक्टेशंस, आपके एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे और निकल गया कुछ और, तो भी वो परसेप्शन है। इनर नीड्स, आपकी जरूरत क्या था? द नीड इज अ फीलिंग ऑफ टेंशन एंड डिस्कंफर्ट। क्या है? फीलिंग और डिस्कंफर्ट का टेंशन है। व्हेन वन थिंक्स ही इज मिसिंग, कि वह मिसिंग है समथिंग, जो मतलब एक ये होता है ना कि कभी कभी लोगों को लगता है यार कुछ तो मिस कर रहे हैं, कुछ तो मिस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनर नीड्स। रिस्पॉन्स डिस्पोजिशन या रिस्पॉन्स टैलेंट्स, ठीक है, वही कह रहा है कि ये पर्सन की टेंडेंसी है कि परसीव करे फैमिलियर स्टेबिलिटी रादर देन अनफैमिलियर वंस। अगर फैमिली की बात होगी तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, है ना, बाकी नहीं। चलिए उसके बाद करते हैं सेलेक्ट। उसके बाद देयर आर 8 मेजर्स बैरियर टू द परसेप्चुअल एक्यूरेसी, है ना, व्हिच हैज बीन एक्सप्लेन्ड एज बिलो, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? आइए, उसके बाद है 8 तरह का परसेप्शन। 8 तरह का परसेप्शन क्या क्या होता है? आइए, सबसे पहले सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन वो परसेप्शन होता है जब आप किसी सर्टेन चीज के लिए ना आप बहुत बहुत डेडिकेट हो जाता है कि भैया हम तो इसी चीज को मानते हैं, मतलब हम किसी पर्टिकुलर भगवान को ही मानते हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज को ही मानते हैं, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। एट्रीब्यूशन होता है जब आप किसी के गुण के बेस पर एक बार देख के उसको जज कर लेते हैं। जैसे अगर कोई सिगरेट पी रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम है, और आपने फर्स्ट टाइम उसको देखा, तुम बोला अरे यार ये तो बदमाश लड़का होगा, खराब लड़का होगा, ठीक है। तीसरा है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग होता है जब आप किसी के पर्टिकुलर क्या बोलते हैं ग्रुप को देखकर उसको जज करते हो, जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखकर उसको जज करते हो। जैसे अगर कोई पगड़ी पहना हुआ है, चाहे वो सिंगल पगड़ी पहना हुआ है, मतलब एक बंदा हो या 50 बंदे हो, पगड़ी में पहने हुए हैं तो वो पंजाबी होंगे, ऐसा हम समझ लेते हैं, है ना। अगर कोई तिलक लगा रहा हो, बहुत सारे लोग हो, या एक बार धोती कुर्ता पहना हो, तो वो पंडित होगा, ब्राह्मण होगा, ऐसा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अगर कोई दाढ़ी में हो, टोपी पे लगाया हो, तो हम लोग समझते हैं मुस्लिम होगा, हो सकता है कोई और हो। तो ये क्या है? ये सब स्टीरियोटाइपिंग है। तो किसी कम्युनिटी या ग्रुप के बेस पर देखकर आप जजमेंट देते हैं, उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। लेकिन यहां पे यह बात बहुत बड़ा फैक्टर ध्यान रखना, स्टीरियोटाइप हम बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेस पर। तो पंजाबी एक कम्युनिटी है, ब्राह्मण एक कम्युनिटी है, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के बेस पर चाहे वो सिंगल बंदा खड़ा हो या ग्रुप में हो, डजंट मैटर, लेकिन हम उस पूरे ग्रुप को ले लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप। और एट्रीब्यूशन हम सिर्फ एक सिंगल बंदा को देखकर करते हैं, तो ये बात ध्यान में रख लेना। चलो उसके बाद है हालो इफेक्ट। अब हालो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट क्या होता है? हालो इफेक्ट होता है जब हम पीपल को जज कर लेते हैं उसके सिंगल ट्रेट के ऊपर, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। हालो इफेक्ट दोनों में जज कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी। बट हॉर्न इफेक्ट जो होता है वो किसी भी पीपल को हम नेगेटिव वे में ही जज करते हैं, उसको कहा जाता है हॉर्न इफेक्ट। प्रोजेक्शन ये होता है कि हम इजिली जज कर लें, है ना, क्यों? क्योंकि वो मेरे जैसे हैं, ठीक है, वो वाला। इम्प्लिसिट पर्सनालिटी, ज्यादा कुछ नहीं बोलते, एकदम इम्प्लिसिट है। एक्सपेक्टेंसी, परपेचुअल सेटी, ये सारे बस इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं। अब है नेक्स्ट पावर। पावर क्या है? पावर मतलब बहुत सारे पावर मिलते हैं। एक पावर का मतलब होता है बिजली, एक पावर का होता है भैया अथॉरिटी, एक पावर का मतलब होता है, तो टाइप्स ऑफ पावर है ना। पावर कहा गया एक पर्सन की कैपेसिटी को, है ना, चाहे वो, अब कह रहा है इफ अ पर्सन इज पावर इट मींस ही इज एबल टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। बोला अगर किसी की इंसान के पास पावर है तो वो बिहेवियर के, सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं ना यहाँ आपको अथॉरिटी और पावर में फर्क समझाता हूँ। कह रहा है कंट्रोल डिलीगेटेड एंड इंडिविजुअल टू अ ग्रुप, कंट्रोल दैट अलाउ इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। पावर और अथॉरिटी में फर्क क्या है कि ये पोजिशनल होता है और ये डिफ्यूजल होता है। पोजिशनल मतलब इस अथॉरिटी कहीं से मिली होती है आपको, और ये पावर अपने आप आता है, ठीक है ना, किसी तरह से, ठीक है। ये चलो पोजिशनल होता है, किसी पोजिशन में आके आप अथॉरिटी होती है। आओ टाइप्स ऑफ पावर को पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखना, ठीक है। देखिए कुछ पावर होते हैं जो इंटरपर्सनल और स्ट्रक्चरल बेस पर होते हैं, सोर्सेस ऑफ पावर। आइए सबसे पहले इंटरपर्सनल पावर पे जाते हैं, हम है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर वो पावर होता है जो बेसिकली डिपेंड्स करता है कि आपको किसी से रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो उस समय उस रिवॉर्ड को वो कोई ना कोई लेके चला जाए। देखो क्या कह रहा है, द एक्सटेंट ऑफ रिवॉर्ड पावर डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट विच वन हैज कंट्रोल ओवर द रिवॉर्ड्स दैट आर वैल्यूड बाय अनदर।
तो आपके रिवॉर्ड भी तो कोई देता है ना, तो भाई साहब उस रिवॉर्ड पावर उसको बोलते हैं कि आपके रिवॉर्ड के पावर का अधिकार मेरे पास है। दूसरा पावर है कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर उस पावर को कहते हैं जब आपको कोई पिस्टल या मतलब बंदूक दिखा के बोलता है ये काम करो, नहीं तो फिर ये कर देंगे। ये जस्ट अपोजिट है किसका, रिवॉर्ड पावर का। रिवॉर्ड पावर में आपको क्या कहता है, रिवॉर्ड पावर में आपको बोलता है रिवॉर्ड मिलेगा आपको, है ना, तब जब आप कुछ अच्छा काम कर लोगे। कोर्सिव पावर में धमका डरा के किया जाता है। तो वही कह रहा है अपोजिट ऑफ रिवॉर्ड पावर इज कोर्सिव पावर व्हिच इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पनिशमेंट। किसके लिए, पनिशमेंट के लिए। फियर ऑफ पनिशमेंट मेक सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन द बॉस। तो बोल रहा भाई साहब धमका, मतलब बंदूक देख के ही नहीं, नॉर्मली तरीके से भी डरा दे देगा कि भैया तुमको तो जॉब छोड़वा देंगे, नहीं तो तुम ये काम नहीं किया तो उसको बोलते हैं कोअर्सिव पावर। तीसरा है एक्सपर्ट पावर, जो उसके स्किल्स, बिलीफ, नॉलेज की बेस पर होता है। मान लो किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसको बोलते हैं एक्सपर्ट पावर। चौथा है लेगिटिमेट पावर। लेगिटिमेट पावर बोलते हैं जो पोजिशनल पावर होते हैं। क्या होते हैं, पोजिशनल पावर होते हैं, जो कानून के द्वारा मिले गए होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डीसी वाला पावर। क्या बोलते हैं, डीसी वाला पावर, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है, उसके बाद है रिफरेंट पावर। क्या है, रिफरेंट पावर, ठीक है। रिफरेंट पावर वो पावर होता है जिसको हम करिश्मेटिक पावर बोलते हैं। करिश्मेटिक पावर मतलब जो एपीजे अब्दुल कलाम के पास था, ठीक है, उनकी बातों को लोग फॉलो करते थे, वही बोल रहा है दिस पावर इज नॉन एज करिश्मेटिक पावर बेस्ड ऑन दी अपॉन अट्रैक्शन एग्जिस्टेड बाय इंडिविजुअल बाय अनदर। दिस पावर डेवलप्स एन एडमायरेशन ऑफ अनदर डिजायर टू बी लाइक दैट पर्सन। तो डिफरेंट पावर का मतलब होता है कि जब आप उस पर्सन की तरफ बनना चाहते हो, ठीक है, ऐसा वाला बात है। तो ये हो गया आपका क्या, किसके बेस पर, ये हो गया इंटरपर्सनल सोर्सेस के बेस पर। उसके बाद है स्ट्रक्चरल सोर्सेस पर। स्ट्रक्चरल सोर्सेस के बेस पर आप आ जाइए, क्या है भैया। तो सबसे पहला है नॉलेज वाला पावर। नॉलेज वाला पावर क्या होता है बताइएगा। तो सर बहुत बड़े इंसान है, जैसे खान सर नॉलेज वाले पावर वाले इंसान है, जैसे विकास द्विवेदी सर नॉलेज वाले पावर वाले इंसान है, उन लोग के पास अथाह नॉलेज है यार। और जो अपनी नॉलेज के इंपॉर्टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देता है उस पावर को बोलो क्या बोलते हैं, नॉलेज पावर। दूसरा, किसी के पास रिसोर्सेस बहुत हैं, पैसा बहुत है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, गाड़ी बंगला, ये उसको बोलते हैं रिसोर्सेस वाला पावर। और तीसरा बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर वो पावर होता है जब आप डिसीजन लेने की क्षमता ज्यादा रखते हैं, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या, उसके बाद अब आ जाइए। अच्छा कुछ और पावर है, देखिए उसके बाद कुछ और पावर है, फोर्थ सोर्सेस ऑफ पावर है पोजीशन पावर, पर्सनल पावर, एक्सपर्ट पावर। ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है यार, ये तो शॉर्ट फॉर्म है इसका, कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ पोजीशन पावर, पर्सनल पावर जो है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये करता है। एक्सपर्ट पावर कंट्रोल्ड और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन होता है। अपॉर्चुनिटी पावर जो होती है अपॉर्चुनिटी रिसीव और अब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए करती है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पावर के टाइप। अब फेसेस ऑफ पावर। अब भाई साहब फेसेस ऑफ पावर क्या है, नेगेटिव फेस पॉजिटिव फेस दोनों होता है। देखो पावर में नेगेटिव फेस मतलब गलत तरीके से काम करना, पॉजिटिव फेस मतलब आप जो है आपको लोग फॉलो करना चाहें इस तरीके, और नेगेटिव फेस मतलब गुंडा लोग, है ना, उसकी वजह से पावर आ जाता है, धमका के, पिस्टल मार के, है ना, उसको बोलते हैं नेगेटिव पावर। चलिए उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स क्या हुआ, क्लोजली रिलेटेड टू पावर, इट्स इज पॉलिटिक्स। इस पावर से रिलेटेड क्या है, पॉलिटिक्स है। द टर्म पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम्स अ फ्यू नेगेटिव इमेजेस। द पॉलिटिक्स इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। पॉलिटिक्स रिलेट्स टू द वे ऑफ पीपल गेन एंड यूज पावर। तो वो भाई साहब ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स को लोग गलत सेंस में जरूर ले लेते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं कि गलत सेंस में। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि एक पावर को आप यूज कैसे करते हैं, दैट इज द टेक्निक ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है, पॉलिटिक्स। तो वही कह रहा है पॉलिटिक्स मींस द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज कैसे करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए कुछ डेफिनेशन दिया देखिएगा, बाकी और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉज ऑफ पॉलिटिकल पावर क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई साहब अगर रिसोर्सेज की कमी है तो भाई साहब होना क्या चाहेंगे कि चलो नेताजी बन जाते हैं और पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं। नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, अगर कोई प्रोग्राम डिसीजन नहीं है तो पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी। एम्बिगुअस गोल, अगर कोई एम्बिगुअस गोल है तो भैया यहाँ पे ज्यादा पॉलिटिक्स होगा। क्या होगा, ज्यादा पॉलिटिक्स होगा, है ना।
कह रहा है टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा सर, जनरली एक्सेप्टेबल ओपिनियन इज द मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनल टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द मोर पॉलिटिक्स देयर विल बी, द सिमिलर पॉलिटिक्स विल बी इफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज हाईली वोलेटाइल। तो टेक्नोलॉजी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं है तो वहां पे भी क्या होगा, ज्यादा पॉलिटिक्स होगी। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की वजह से भी ज्यादा पावर होगी। लस्ट फॉर पावर, पावर की लालच, मतलब एक आदत होती है ना कि लस्ट हो जाता है, तो उसको उसकी वजह से भी पावर आपको जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी होगा। सैचुरेशन, करियर में अगर आपका सैचुरेशन चाहिए आपको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को सही करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अगर आपका मतलब वहां के सोच को ठीक करना है तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की जाती है। चलिए अब आ जाते हैं जी मोटिवेशन की थ्योरीज में। 1 मिनट का ब्रेक लिया जाए, खाली पानी पी लिया जाए। जी सर। चलिए, तो मोटिवेशन थ्योरीज है ना, एक बात बताओ, ये मोटिवेशन की थ्योरी क्या है भाई, क्यों बनी ऐसी मोटिवेशन की थ्योरी? तो यहां पे भी थ्योरीज, जब कोई थ्योरीज बनती है ना, तो पहले उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। तो जो भी ऑथर ने, जो इतने भी राइटर्स ने ये सारी थ्योरीज कही हैं, पहले उसको इंप्लीमेंट करा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा, उसको ऑब्जर्व किया, तो फिर देखा कि भैया इस लोग पर लोग काम करते हैं, मोटिवेट रहते हैं, तब जाके मोटिवेशन की थ्योरीज बनी। सिंपल। अगर तुम्हें कोई चीज मोटिवेट करती है तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। वैसे ही मोटिवेशन की थ्योरीज में भी लोगों ने क्या करा, अपने अपने अप्रोच दे डाले। कैसे डाले सर? आपने ऐसे हवा पानी में दे डाले? नहीं सर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने उस पर ऑब्जर्व किया, उन पर रिसर्च किया, फिर तब जाके अप्रोच दी। ठीक है, उन्हीं अप्रोचेस की चर्चा आज हम आगे करने वाले। आइए, क्या कह रहा है, motivational theories can help employees and management staff determine the best way to achieve the business goal, works toward an outcome। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर लोग मोटिवेट रहेंगे तो भाई काम ज्यादा होगा, और काम ज्यादा होगा तो बिजनेस का गोल अचीव होगा, बिजनेस का गोल अचीव होगा तो प्रॉफिट भी कमाएंगे और अपना गुजारा भी हो जाएगा बढ़िया से। तो इसीलिए मोटिवेशनल थ्योरीज बनी, ताकि एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट को क्या मिल सके, मोटिवेशन मिल सके। चलिए आगे हम बात करते हैं किस तरीके की थ्योरीज है। कंटेंट थ्योरीज है और प्रोसेस थ्योरीज है। आइए एक एक करके, तो कंटेंट में 4 थ्योरीज, प्रोसेस में 4 थ्योरीज। आइए हम इसको पहले पढ़ेंगे एक एक आराम आराम से, है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। कह रहा दीज थ्योरीज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग पीपल नीड्स एंड देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड द गोल ऑफ दिस परस्यूट द ऑर्डर सैटिस्फाई देयर नीड्स। तो कंटेंट बेस्ड थ्योरी थी ना, इसको नीड बेस्ड थ्योरी भी कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे ना लोगों की नीड को पहचाना गया कि नीड के बेसिस पर उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है और वो गोल कैसे परस्यू करते हैं ताकि उनके नीड को सेटिस्फाई किया जाएगा। तो इनको नीड बेस्ड थ्योरी बोला गया है। क्या बोला गया है? नीड बेस्ड थ्योरी बोला गया है। चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, मास्लो की हायरार्की थ्योरी। अब देखो ये पहला थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स में, इन्होंने बोला, मास्लो ने, इन्होंने 5 तरह की नीड की चर्चा करी है। 5 तरह की नीड की इन्होंने बोला, ऐसा है लोग ना धीरे धीरे नीड को बढ़ाते हैं। सबसे पहले वो रोटी कपड़ा और मकान देखते हैं, ये देखो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स को देखते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल में फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर, एक्सरसाइज, ये सारा देखते हैं। उसके बाद वो सेफ्टी पे चलते हैं कि भैया आप हमको डेंजर, हमको खतरा है तो प्रोटेक्शन लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद वो बिलोंगिंग नीड्स की बात करते हैं, है ना, और तब सेल्फ स्टीम की बात करते हैं कि भैया अब हमको रेपुटेशन देखना है, रिकॉग्निशन देखना है, काम दिखाना है, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब यहाँ पे सबसे टॉप पोटेंशियल लोगों में मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू पे घूमने वाली बात हो जाती है ना, ये वाला देखो, है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव, स्टीम और ये अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये पांचों का रिफ्लेक्शन करके पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि फर्स्ट 2 नीड्स जो मास्लो की है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक नीड्स है, वो कौन सी है? तो भैया फर्स्ट 2 ये हो गया। अगर इन पांचों को इधर ऊपर नीचे कर दिया गया, बोला इसको सीक्वेंस में करके बताओ, तो याद रखना फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये याद रखना है, PSSEES, है ना, तो इसको बोलते हैं। अब ये पहली थ्योरी खत्म। दूसरा है हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी ने 2 बातें कही। क्या बोला? 2 बातें। उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है, 2 तरीके के लोग होंगे, एक होंगे जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे और एक होंगे जो मेंटेनेंस फैक्टर को ध्यान रखेंगे। देखो ऐसा है, जब भी किसी काम को किया जाना चाहिए ना, तो लोगों के पास, वर्कर्स के पास मोटिवेशन फैक्टर होना हो,
मेंटेनेंस फैक्टर होना चाहिए, जिसको हम लोग हाइजीन फैक्टर भी कहते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर कहने का मतलब वो फैक्टर हुआ कि जिसके बिना जॉब करना पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना जॉब करना एकदम पॉसिबल नहीं है। सैलरी, अगर तुम काम कर रहे हो, तुमको सैलरी नहीं मिल रहा है, करोगे जॉब? नहीं सर, डिससेटिस्फाई हो जाओगे। क्या करोगे? डिससेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन मोटिवेशन फैक्टर अगर वो फैक्टर हुआ जिसमें अगर तुमको थोड़ा बहुत नहीं मिला ना, तो तुम मैनेज कर लोगे। क्या करोगे? मैनेज कर लोगे। तो मैनेज कैसे करोगे? सर मैनेज इसलिए कर लेंगे क्योंकि चलो ठीक है, इंसेंटिव ही है ना, नहीं मिला कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, मिल जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं मैं हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, एक मेंटेनेंस फैक्टर और एक मोटिवेशन फैक्टर। तो ये देख लो, याद रखना इसको। मोटिवेशन फैक्टर देके क्वेश्चन पूछ देगा और हाइजीन फैक्टर देके क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसको एक बार ही ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना कि हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर वो फैक्टर है जिसमें हम तो काम नहीं कर सकते। अपने आप को देख लेना कि अगर हम, ये एक ऐसा फैक्टर होना चाहिए, एक ऐसा कारक होना चाहिए जिसमें हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम काम कर सकते हैं बिना पैसा के तो भैया ठीक है, सब नहीं कर सकते तो उसको क्या होगा? उसको मेंटेनेंस फैक्टर बोला जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो दिया गया बढ़िया से, इसको भी पढ़ लेना इसको एक बार। अब आ जाओ मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स। मैकलेलन थ्योरी ऑफ नीड्स क्या बोले? इन्होंने तीन तरह की नीड्स की बात करी, पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एफिलिएशन। इसको पा थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट, पा थ्योरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पा थ्योरी। चलिए उसके बाद है मोटिवेशन थ्योरीज में नेड आता है ये पावर, एफिलिएशन एंड अचीवमेंट, मैकलेलन की थ्योरी है ना, एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी कहा जाता है इसको। चलो अब है एल्डफर्स की अर्ज थ्योरी। क्या है? एल्डफर्स की अर्ज थ्योरी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेड नोड और ग्रोथ। ये मास्लो का ये चोरी की हुआ थ्योरी है। क्या है? चोरी की हुआ थ्योरी। देखो मास्लो सेफ्टी और साइकोलॉजिकल नीड्स से बना क्या? ये मास्लो का सोशल और एक्सटर्नल सेल्फ स्टीम से क्या बना? रिलेटेडनेस। और मास्लो का सेल्फ स्टीम और प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से क्या बना? ग्रोथ नीड्स पड़ा। तो ये मास्लो का चोरी किया हुआ चीज है, चोर है ये, है ना? नहीं चोर नहीं है, काम किया इन्होंने, है ना? चलो अब है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी में बस एक बात याद रखना, जितने नेगेटिव चीजें हैं, चाहे वो काम करने में डिप्रेशन फील हो, काम नहीं करता हो, डिसलाइक करता हो, फोर्स किया जा रहा हो, जबरदस्ती काम को करवाया जा रहा हो, ये सारा नेगेटिव फैक्टर एक्स थ्योरी में आता है। और जितने पॉजिटिव फैक्टर हैं, काम अपने से कर रहा हो, मोटिवेट खुद रहता हो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देता हो, खुद ही सारा मोटिवेशन लेके चलता हो, इसको बोलते हैं थ्योरी वाई। और ये दोनों थ्योरी मैकग्रेगर ने दी है। ये देखो, वर्कर्स आर मोटिवेटेड एक्स बाय मनी, पैसे से मोटिवेट रहते हैं तो एक्स थ्योरी, और डिफरेंट नीड से मोटिवेट रहते हैं तो उसको बोलते हैं वाई थ्योरी। वर्कर लेजी और डिसलाइक करते हैं काम को, वर्कर एंजॉय करते हैं काम को, तो जहां डिसलाइक और आ गया एक्स थ्योरी, जहां खुद एंजॉय करके काम कर रहे हैं वाई थ्योरी। अब आ जाओ प्रोसेस थ्योरी पे। प्रोसेस थ्योरी कह रहा है this theory is concerned more with the however is initiated, directed and sustained to attempt identify the relation among the dynamic variables which make up motivation। तो ये बोलते हैं प्रोसेस थ्योरी में कहा गया कि ये वो फैक्टर ढूंढते हैं कि किस फैक्टर की वजह से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर है और सॉरी उसकी अलग अलग वजह से उनको मोटिवेशन मिलता है। आओ देखो ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, सवाल पूछा गया है कि एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटल और वैलेंस, इंस्ट्रूमेंट, एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा। एक्सपेक्टेंसी एफर्ट को कहा गया, परफॉर्मेंस को इंस्ट्रूमेंट कहा गया और आउटकम को मोटिवेशन कहा गया। तो बोला कि अगर एफर्ट लगाओगे तो परफॉर्मेंस होगा और परफॉर्मेंस होगा तो आउटकम मिलेगा और आउटकम मिलेगा तो आपको मोटिवेट रहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलो एडम्स इक्विटी थ्योरी, इसको बोला गया, इक्विटी नाम है, इक्वल पे फॉर इक्वल वे। बोला भैया जितना आप इनपुट दोगे उतना आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब अगर आप जॉब में ज्यादा काम करोगे ज्यादा सैलरी मिलेगी, अगर आप जॉब में कम काम करोगे कम सैलरी मिलेगी। सिंपल सी बात है, जितना इनपुट दोगे आउटपुट उतना ही निकलेगा। तो ये एडम्स का इक्विटी थ्योरी कहता है। चलो ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, बैलेंस की बात करता है ये, क्या कि अगर इक्वल दोगे तो इक्वल आउटपुट, क्या अगर आप कम दोगे इनइक्विटेबल तो डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, आउटपुट कम होगा, और मोर देन दे दोगे तो ज्यादा और पैसा मिलेगा, हार्डर वर्क मिलेगा, है ना। चलो उसके बाद है पॉटर का लॉलर मॉडल। ये चार बात करता है, इफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन। ये बोलता है भाई साहब इफर्ट लगाओ परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, और उससे तुमको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलो
रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसकी है सर? रीइंफोर्समेंट थ्योरी स्किनर्स की है। इन्होंने 4 बातें कही, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे आपको पनिशमेंट और एक्सटेंशन दोनों मिलता है। इन्होंने बोला कि भैया इसको कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है। तो इन्होंने बोला कि अगर अच्छा काम करेंगे तो कैरेट मिलेगा, और अगर बुरा काम करेंगे तो आपको स्ट्रिक्ट मिलेगा। ठीक है, चलो बस इतना ही याद रखो, इसमें और कुछ नहीं है। व्हाट इज थ्योरी जेड? थ्योरी जेड क्या है? थ्योरी जेड को दिया है विलियम ऑची ने। ये एक्स और वाई थ्योरी का एक्सटेंशन है, जहां पे इन्होंने मॉडर्न थ्योरी की बात करी है। ठीक है, मैनेजमेंट लीडरशिप की। इन्होंने बोला कि जो काम जो है वो नई तरीके से, मॉडर्न तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, थ्योरी जेड रिक्वायर्स टीम वर्क, ट्रेनिंग, एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना, focused on increasing employee loyalty to company by providing job life and with a strong focus of well-being employee both on and off the job। तो ये दोनों, ये विलियम ऑची ने हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी, मॉडर्न थ्योरी की बात करी, बात खत्म, और कुछ नहीं है। अब है लीडरशिप थ्योरीज। आइए लीडरशिप थ्योरीज की और चलते हैं। आइए जी, लीडरशिप थ्योरी क्या होती है? सेम सेम सेम, ठीक है। चलिए, तो लीडरशिप थ्योरी में क्या क्या है? बहुत सारी थ्योरी है। पहला, चलिए, तो सबसे पहला थ्योरी क्या है? ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी, ग्रेट मैन थ्योरी वो थ्योरी है जहां पे उन्होंने कहा कि भैया जो लीडर्स होते हैं ना, वो ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब्दुल कलाम की थ्योरी। उसके बाद है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी गुण वाली थ्योरी के बारे में, कि जो लीडर्स होते हैं उनकी गुण की बात करी गई। आओ नीचे चलते हैं, देखो समझ में आएगा। देखो ग्रेट मैन थ्योरी क्या बोली? ग्रेट मैन थ्योरी बोली भैया लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, है ना। This approach emphasizes that the person is born with or without the necessary trait of leadership. Early explanation of leadership studied that trait and the great leaders। तो इन्होंने बोला कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो जन्म से बने होते हैं, है ना, बनाए नहीं जा सकते। तो ये ग्रेट मैन थ्योरी का बेन अप्रोच था। अब ट्रेट थ्योरी क्या बोले? ट्रेट थ्योरी बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, ट्रेट थ्योरी कंसीडर द पर्सनल क्वालिटीज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंशिएट लीडर्स नॉन लीडर्स। ट्रेट थ्योरी थॉट पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स। कह रहा ट्रेट थ्योरी अज्यूम्स दैट लीडर्स आर बोर्न। ये भी वही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है ना। ठीक है, ये चीज। अब है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अब क्या है? अब है बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी पे आइए। तो बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है, ध्यान देखिएगा। बिहेवियरल थ्योरी बिहेवियर की बात करती है। किसकी बात करती है? बिहेवियर की बात करती है, कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए लीडर्स का, है ना। चलिए, ये देखिए, ये बिहेवियरल थ्योरी है ना, जस्ट अपोजिट है किसका सर? ग्रेटमैन थ्योरी का। क्या ये कहता है? लीडर्स आर मेड नॉट बोर्न। वहां क्या बोला? वहां बोला लीडर्स क्या है? लीडर्स बनाए नहीं जाते, जन्म से होते हैं। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी क्या बोल रही है? लीडर्स बनाए जाते हैं, जन्म से नहीं होते। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया जी सर। अब देखो, इन्होंने 3 अप्रोच की बात करी है। स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप, स्टडी बेस्ड ऑन डायमेंशन, स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप ग्रिड। अब क्या है भाई, एक एक करके समझो। अगर लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो इसमें 3 लीडर्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और जिसको बोलते हैं लेजी फेयर। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को ऑथोरिटेरियन लीडरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑथोरिटेरियन, मतलब तानाशाह। एक बात मैंने बोल दिया, वही बात मानना पड़ेगा। उस तरह की लीडरशिप को कहा जाता है ऑथोरिटेरियन। ठीक है, डेमोक्रेटिक में होती है प्रजातंत्र, है ना। इसको हम लोग पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं, जनता और ये दोनों मिलकर। ठीक है, उसके बाद है लेजिस फेयर लीडरशिप। लेजिस फेयर लीडरशिप को बोलते हैं डेलीगेटिव लीडरशिप। डेलीगेटिव लीडरशिप मतलब भाई साहब ऐसा है कि जहां पे आपकी जनता का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला बात है, उस तरह की। देखो यहां पे कह रहा है वेरी लिटिल गाइडेंस फ्रॉम लीडर्स, कंप्लीट फ्रीडम, लीडर्स प्रोवाइड टूल्स एंड रिसोर्सेज। तो बोल रहा है भाई साहब लेजिस फेयर मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे आप सारा कहते हैं, है ना, ये सारा चीज।
चलिए उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ, और ये अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ में एक रिसर्च हुआ था, ठीक है, जिसमें 1930 में कर्ट लेविन ने एक रिसर्च किया था, जिन्होंने डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक ये दो चीजों की बात करी थी। और ये पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ जो है उसमें रिसर्च जो कर्ट लेविन में किया था वो किस तरह की लीडरशिप की बात करी थी, तो वहां कहिएगा ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र वाला, ठीक है ये चीज। दूसरा, अब स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप डायमेंशन, इसके बेस पर जो है वो लीडरशिप बिहेवियर अप्रोच की बात करता है। तो ओहियो स्टेट लीडरशिप पहला आया है और दूसरा मिशिगन। तो डायमेंशन के बेस पर दो थ्योरीज है, कौन, ओहियो स्टेट और आपका को दूसरा कौन सर, मिशिगन। बस देखिए बेसिक चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओहियो स्टेट बात करती है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर का और कंसीडरेशन बिहेवियर का। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसीडरेशन, ओहियो स्टेट दो थी, आईसी याद रखिएगा, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर बिहेवियर और कंसीडरेशन, आईसी। और मिशिगन जो बात करती है वो जॉब सेंटर्ड और इंप्लॉय सेंटर की बात करती है। क्या बात करती है, जॉब सेंटर और इंप्लॉय सेंटर की। ये देखिए चार्ट भी दिया गया है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है। स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन की बात करी, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन की बात करी गई, लो हाई दिया गया। बस इसको छोड़ दीजिए आप, इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिएगा कि मिशिगन में जॉब सेंटर और इंप्लॉय सेंटर्ड, और ओहियो में इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन। यही पूछा जाता है एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं स्टडी बेस्ड ऑन लीडरशिप ग्रिड। देखिए इससे तो इतना क्वेश्चन मैंने कराया है कि मैं बता नहीं सकता। ब्लेक एंड मोंटे मॉडल, ब्लेक एंड मोंटे मॉडल में दो चीज पे ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्शन और पीपल पे। पीपल और प्रोडक्शन या प्रोडक्शन पीपल कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो मोंटो और कालो, मतलब काले और मोंटे मॉडल में बोला गया है 5 तरीके के लीडरशिप ग्रिड होते हैं। कैसे कैसे, आइए इसको बड़े वाले से समझते हैं, इससे समझिए। देखिए कंसर्न फॉर द पीपल और कंसर्न फॉर द टास्क। टास्क को आप प्रोडक्शन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, प्रोडक्शन। तो टास्क और प्रोडक्शन की बात करेगा, हमेशा लिखा रहेगा। तो जब ना इसको क्या किया ना, लीडरशिप को ग्रेड दे दिया गया नंबर के बेसिस पर। 9 वाला होगा तो ज्यादा ग्रेड, 1 वाला होगा तो कम। ही तो बच्चा वाला चीज है, इसमें कोई बात बताने की चार्ज नहीं। तो जब अब एक पीपल के लिए कंसर्न होगा और प्रोडक्शन के लिए भी एक कंसर्न होगा, इसको कहा गया इम्पोवरिस्ट मैनेजमेंट। क्या कहा गया, इम्पोवरिस्ट मैनेजमेंट। जब कंसर्न होगा पीपल के लिए 9 और टास्क या प्रोडक्शन के लिए 1, तो इसको कंट्री क्लब कहा गया। जब कंसर्न होगा पीपल के लिए 1 और प्रोडक्शन के लिए 9, तो इसको टास्क मैनेजमेंट कहा गया। और जब पीपल होगा के लिए 9 और प्रोडक्शन के लिए भी 9 कंसर्न होगा, तो इसको टीम मैनेजमेंट कहा गया। और जब मिडिल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 5-5 दोनों इक्वल होगा एवरेज, तो इसको मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट कहा गया। किसको कहा गया, मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट। उसके बाद है लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है सर, लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहता है 4 सिस्टम की बात। कौन कौन सा, आइए। पहला पार्टिसिपेटिव, दूसरा कंसल्टेटिव, तीसरा बेनेवोलेंट और चौथा एक्सप्लोइटेटिव। अब देखिए पार्टिसिपेटिव क्या कह रहा है, लीडर इंगेज सबऑर्डिनेट सॉल्व द प्रॉब्लम, टीम वर्क, जो टीम वर्क का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। और कंसल्टेटिव मतलब कंसल्ट करने वाली बात है ना, कि लीडर लिसन सबऑर्डिनेट एंड इनकॉर्पोरेट एम्प्लॉइज आइडिया बट मोस्ट सबऑर्डिनेट डू नॉट फील रिस्पांसिबल। तो भैया पार्टिसिपेटिव में सिर्फ पार्टिसिपेट करने की बात करता है, ठीक है। यहां बोलता है, यहां लिसन करता है बट सबऑर्डिनेट की बात को सुनता नहीं है। यहां भरोसा करता है, यहां भरोसा नहीं करता। और ये होता है लीडर इंपोज द डिसीजंस द सबऑर्डिनेट एंड यूज फियर टू अचीव द मोटिवेशन। तो एक्सप्लोइटेटिव में बोलता नहीं है, भाई तू रहने दे, हमसे ना होगा, मतलब तुमसे ना होगा, हम कर लेंगे। और बेनेवोलेंट जो डिसीजन होता है वो अथॉरिटेटिव होता है। यहां पे थोड़ा बहुत भरोसा करता है लीडर, अपने सबऑर्डिनेट पे पूरा भरोसा नहीं करता। ध्यान से समझना, इसको फिर से समझा दे रहा हूं। यहां लीडर जो है अपने सबऑर्डिनेट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, बोलता भाई रहने दे। यहां लीडर थोड़ा बहुत भरोसा करता है लेकिन डिसीजन अपने हाथ में रखता है। यहां पूरा भरोसा करता है फिर भी डिसीजन अपने हाथ में रखता है कि थोड़ा बहुत अगर 19-20 हुआ तो देख लेंगे। और यहां पूरी तरीके से पार्टिसिपेटिव कर लेता है, भैया उसको पार्ट बना लेता है, डिसीजन भी उसके हाथ में और सब कुछ उसके हाथ में। तो ये 4 सिस्टम लिकर्ट ने दिया है। अब आ जाओ कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। कंटीजेंसी थ्योरी बोला सिचुएशनल अप्रोच, सिचुएशन के हिसाब से काम करना है, ठीक है जी सर। पहला जो है फेडरल कंटीजेंसी मॉडल की बात करिए। फेडरल कंटीजेंसी मॉडल में ये एक बात याद रखना, टीआरपी। टीआरपी याद रखोगे सब काम होगा। ये देखो मैं आपको ना इसका चार्ट, एक चार्ट से इसको बस समझा दूंगा। ये चार्ट देखो, इस चार्ट से समझना। टास्क, रिलेशनशिप और पावर की बात करता है, ठीक है। किसकी बात करता है, टास्क, रिलेशनशिप और पावर। ये देखो
लीडर पावर पोजीशन, लीडर मेंबर रिलेशंस, है ना, लीडर मेंबर रिलेशंस, लीडर पावर पोजीशन और लीडर के टास्क स्ट्रक्चर की। तो टी फॉर टास्क स्ट्रक्चर, पी फॉर पावर और एल फॉर ये टीआरपी, एक मिनट, टी आर रिलेशंस, ये रिलेशंस, और पी फॉर पावर, है ना, किसकी किसकी, टी फॉर टास्क, आर फॉर रिलेशन और पी फॉर पावर, ये इसी की बात करता है। टीआरपी, हम लोग टीवी देखते हैं तो टीआरपी की बात करते हैं ना, तो वो टीआरपी याद रखना, बात खत्म हो जाएगी। टास्क किसकी किसकी, सर स्ट्रक्चर की। रिलेशन, लीडर और मेंबर का रिलेशन, मेंबर मेंबर नहीं, याद रखना, लीडर मेंबर का रिलेशन, और पावर जो है वो होगा पोजीशन का, लीडर का पावर का पोजीशन। यही तीन चीजों की ये थ्योरी बात करती है। और अगर बोला जाए कि भैया परफॉर्मेंस की बात करो तो दो चीज और आएगा, हाई एलपीसी और लो एलपीसी। तो जो लिस्ट प्रीफर्ड कोवर्कर जब होगा तो भैया क्या होगा, टास्क ओरिएंटेड बंदा होगा, और जब हाई एलपीसी होगा तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड बंदा होगा। याद रखिएगा, हाई एलपीसी, हाई लिस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर होगा तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड, और अगर लो एलपीसी होगा तो ये टास्क ओरिएंटेड। ये दो चीज ये याद रखिएगा, और ये इसके बाद इस थ्योरी में नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखिएगा टीआरपी और हाई लिस्ट, हाई एलपीसी तो भैया क्या है रिलेशनशिप, और लो एलपीसी तो भैया टास्क ओरिएंटेड, दैट्स इट। अब आ जाओ ये दूसरी थ्योरी, इसमें भी ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डिलीगेटिंग, याद रखना है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डिलीगेटिंग। अब ये बात करता है टास्क और रिलेशनशिप का, किसकी बात करता है, टास्क और रिलेशनशिप का। तो जब टास्क की बात करेगा, ठीक है, तो टेलिंग के लिए क्या होगा, टेलिंग, सबसे पहले टेलिंग है, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, तब डिलीगेटिंग, याद रखिएगा। जब टेलिंग की बात करें तो टास्क में बिहेवियर हाई है, ठीक है, और जो अगर बात करें रिलेशनशिप की तो लो है, क्या है, हाई और लो। अगर हम सेलिंग की बात करें तो इसमें भी हाई है और इसमें भी हाई है, तो ये हो गया क्या, एच एच, हाई हाई, ये हो गया लो हाई, है ना, लो हाई किसका, लो रिलेशनशिप, और ये और क्या बोलते हैं, हाई क्या, टास्क। फिर यहां आ जाइए, यहां इसको देखिए, ये क्या है, तो भैया ये तो है लो, और ये हो गया हाई, तो हाई रिलेशनशिप और लो टास्क। और यहां देखिए फिर इसको, ये क्या है, लो रिलेशनशिप और लो टास्क, ये एल एल, याद रखिएगा, टेलिंग एल एच मतलब लो रिलेशनशिप और हाई टास्क, सेलिंग हाई रिलेशनशिप और हाई टास्क, ये देखो, टेलिंग एल एच, टेलिंग एच एच, पार्टिसिपेटिंग एच एल, ये याद करने का टेक्निक है, और डिलीगेटिंग एल एल। रिलेशनशिप और टास्क किसको देखना है, रिलेशनशिप और टास्क, रिलेशनशिप और टास्क, यही देखना है। चलो ये देखो, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डिलीगेटिंग, ठीक है, हाई टास्क लो रिलेशनशिप टेलिंग, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप सेलिंग, लो टास्क हाई रिलेशनशिप पार्टिसिपेटिंग, और लो टास्क और लो रिलेशनशिप इसको बोलते हैं डिलीगेटिंग। यही लाइन अगर याद कर लोगे ना तो हर्षे और बलेंचार्ड मॉडल खत्म हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। चलो हाउस पाथ गोल थ्योरी, ये पाथ दिखाने का क्या बोलता है, ये बोला चार तरीके की होती हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट, बस इतना ही याद रखना है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। चलो उसके बाद है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, क्या है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप किसको कहते हैं यार, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप उस लीडरशिप को कहते हैं जो दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करने की काम करती है। कहता है इट एम्फसाइज द स्टे विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मेजर सक्सेस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। तो ट्रांजैक्शन मतलब तुमसे काम कराएगा, तुमको रिवॉर्ड देगा, दैट्स इट, तुमसे काम कराएगा तुमको रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड मतलब रिम्यूनरेशन देगा, दैट्स इट, ठीक है, यही है। उसके बाद करिश्मेटिक या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप, मतलब जिसको लोग फॉलो करते हैं, है ना, बड़े बड़े लीडर्स, उसको बोला जाता है। चलो ये हो गया जी खत्म। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी पूरी खत्म हो गई, एक घंटे में ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हम अपने खत्म कर दिया। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी भी खत्म करने का, 1.5 घंटा मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। चलो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या मतलब हुआ, इंडस्ट्री का रिलेशन, इंडस्ट्री मतलब होता है कहीं पे जहां प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, और रिलेशन का मतलब होता है जहां पे आप, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रिलेशन, चलिए 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए आइए,
तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या बोला मैंने कि इंडस्ट्री और रिलेशन, ठीक है, किसके किसके बीच में, तो रिलेशन जो है लेबर और मैनेजमेंट का, और इंडस्ट्री मतलब होता है जहां प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही हो। अब देखो अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया है, इस पे नहीं जाना है, जो मेन है ना मैं आपको वो पढ़ाऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि फालतू चीजों पे बकवास नहीं करना है मुझे। देखो अब अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशन पे जाते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है, ध्यान से बताइएगा। देखिए साइकोलॉजिकल अप्रोच जो कहती है कि भैया लेबर अपनी तरह से सोचता है और मैनेजमेंट अपनी तरीके से सोचता है। कैसे, आप सोचो, कभी भी ना लेबर को या ट्रेड यूनियन को कभी यह भरोसा नहीं होगा कि मैनेजमेंट उसके लिए काम कर रहा है, और मैनेजमेंट को कभी भरोसा नहीं होगा कि भैया ये जो है यूनियन जो है मेरे लिए काम कर रही है। दोनों अपने अपने तरीके से सोचते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा साइकोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है, ठीक है, कि हर जो है इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट यहां पे होती रहती है, क्योंकि लेबर और मैनेजमेंट दोनों अपने अपने हिसाब से, दोनों अपने बेनिफिट्स की बात सोचते हैं। तो ये हो गया साइकोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच बात करता है समाज की। यहां बोलता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर्स, कस्टम, नॉर्म्स, एटीट्यूड, ये सारा चीज अगर सही तरीके से वैल्यू सिस्टम क्रिएट करोगे ना, तो आपकी अप्रोच अच्छी होगी, लोगों में झगड़ा नहीं होगा, दोनों मैनेज करके रहोगे, अच्छे तरीके से रिलेशन मेंटेन करके रहोगे। तीसरा जो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। भाई साहब अल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करो, है ना, जब वर्कर्स होंगे वर्कर्स को वर्कर्स की तरह ट्रीट करो, ह्यूमन की तरह ट्रीट करो, अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है। चलिए, इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज ए प्रीरिक्विजिट ऑफ एम्प्लॉइज, यूनियन लीडर्स एंड गवर्नमेंट इज मोस्ट वर्ब। कह रहा है उसके बाद है गिरी अप्रोच। गिरी अप्रोच क्या कहता है, गिरी अप्रोच कहते हैं, ये तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वीवी गिरी, उन्होंने ये प्रपोज दिया। इन्होंने बोला घर के झगड़े को घर में ही सुलझा लो। क्यों ऐसा बोला इन्होंने, बोला देखो बाहर जाओगे दिक्कत होगी, मैनेजमेंट और लेबर अपने परिवार की तरह हैं, और परिवार में अगर झगड़े होते हैं तो अंदर ही सुलझा लो। और इसीलिए इन्होंने एक टर्म दिया कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि आप क्या करो, मैनेजमेंट से कुछ लोग को लेके आओ और कुछ लोग को भेज दो अपने यूनियन से, दोनों मिलके बैठ के बात करेंगे और घर के झगड़े को घर में सुलझा लेंगे। इसको बोलते हैं गिरी अप्रोच। बात समझ में आई जी सर। चलिए, गांधीयन अप्रोच क्या है, गांधी जी सत्यवादी अहिंसा वाला अप्रोच। तो इन्होंने बोला देखो ऐसा है कि यहाँ पे हड़ताल वड़ताल जो है वायलेंट वाली चीजों को इग्नोर करो, लेकिन अगर आपको स्ट्राइक करने की जरूरत पड़ गई, मान लो उन लोग मान नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट वाले लोग ढीठ हैं, नहीं मान रहे, तो आप स्ट्राइक भी करोगे ना तो वो भी नॉन वायलेंस तरीके से करोगे, वायलेंस नहीं करोगे, है ना, अहिंसा। इसको इसीलिए इसको ट्रस्टीशिप थ्योरी भी कहा गया। क्या कहा गया, ट्रस्टीशिप थ्योरी, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद है यूनिटरी अप्रोच। ये देखो तीन तरीके की अप्रोच है, यूनिटरी, प्लुरास्टिक और मार्क्सिस्ट, तीन अप्रोच है। तो यूनिटरी अप्रोच को सेंट्रलाइज्ड अप्रोच कहा गया है। क्या कि एक ही अथॉरिटी होगी, मतलब तानाशाह, एक अथॉरिटी होगी और वही सब बात आपको कहेगा, ठीक है, एक होगी और वही सब बात कह के सुनाएगा आपको, और वही बात आपको मानना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी अप्रोच। यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना मतलब डिस्ट्रक्टिव माना गया, कि यहां अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है जी। अगर दूसरी बात हम करें, तो दूसरी बात अगर हम करें तो जो ये अप्रोच है, क्या बोलते हैं, प्लुरास्टिक अप्रोच है। प्लुरास्टिक अप्रोच में बोला गया कि भैया मिलकर डिसीजन, ठीक है, मिलकर डिसीजन लेते हैं, मतलब लेबर मैनेजमेंट दोनों पार्टिसिपेटिव होगा और डिसीजन लेगा। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट को बोला गया कि देखो कॉन्फ्लिक्ट तो अलग अलग सोच है ना, मैनेजमेंट अलग सोचता है और लेबर अलग की सोच है, सबकी अलग अलग अपनी थॉट्स है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सुलझा लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। इसको हम लोग बोले प्लुरास्टिक अप्रोच। और तीसरा जो अप्रोच था मार्क्सिस्ट अप्रोच, इसको बोला गया रेडिकल पर्सपेक्टिव या कैपिटलिस्ट अप्रोच बोला गया, जहां पे बोला गया कि भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, यहां पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, इक्वल लेके चलना पड़ेगा सबको, प्रॉफिट की बात करनी पड़ेगी आपको, है ना, यहाँ पे प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बोला यहां से अगर झगड़ा होगा तो यहां से हम सीखेंगे, लर्न करेंगे, यहां से, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच, अगर आपको पता होगा ना तो इकोनॉमी के तीन अप्रोच हैं, क्या क्या सर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, वही तीन तरीके से इसको समझ लेना, ठीक है। कैपिटलिस्ट की बात करें मार्क्सिस्ट, अगर बात करें आपका सोशलिज्म तो आपका यूनिटरी, और प्लुरलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी। उस अप्रोच के साथ लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन समझना, लेबर को समझ लेना जनता, और मैनेजमेंट को समझ लेना गवर्नमेंट, और तब जाके अप्रोच को समझना, इजीली समझ में आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। चलो, उसके बाद है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्यों आया,
मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे आया? देखो, जब भी इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात हुई तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रिलेशन खराब ना हो उसके रोकने के लिए कुछ मेजर्स अपनाए गए। तो कुछ मेजर्स को स्टैट्यूटरी कहा गया, संवैधानिक, कुछ को नॉन स्टैट्यूटरी कहा, असंवैधानिक। संवैधानिक मेजर्स की अगर हम बात करें, आगे आएगा, आगे आपको पढ़ाएंगे, तो 3 मेजर्स हुए, कंसलेशन, एडजुडिशरी और एक और, ठीक है, आर्बिट्रेशन। और बाकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है उसको नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स कहा गया। क्या कहा गया? नॉन संवैधानिक मेजर्स। चलो, कलेक्टिव बार्गेनिंग तब होता है जब दो ग्रुप के लोग मिलते हैं, लेबर और ट्रेड मैनेजमेंट, ये दोनों के ग्रुप के कुछ लोग होंगे, मिलेंगे और बातें करेंगे, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, उसको कहा गया। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज आपको पढ़ना है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के टाइप्स, 3-4 टाइप्स है, पढ़िए। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग होता है जहां वंस पार्टी गेन और अदर लॉस, बार्गेनिंग होगा, एक को लॉस होगा, एक को फायदा होगा। दूसरा है इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग वो बार्गेनिंग होती है जहां बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये क्या बोल रहे हैं, एक पार्टी को फायदा नहीं, दोनों पार्टी को फायदा होगा, या दोनों पार्टी को फायदा होगा लेकिन लॉस किसी को नहीं होगा, उसको बोलते हैं इंटेग्रेटिव बार्गेनिंग। तीसरा है एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब अगर लेबर को मैनेजमेंट से डिस्ट्रस्ट है तो उसको ट्रस्ट पे ले आओ, मैनेजमेंट को फ्रेंडलीनेस नहीं है तो फ्रेंडलीनेस लेके आओ। ये लेबर और मैनेजमेंट की बात, रिलेशंस की बात यहाँ पे होगी। उसके बाद कि चलो ढंग से बात करो, होता है ना कि झगड़ा हो गया दोनों में, तो भाई बोला कि उसने मुझसे ढंग से बात नहीं किया तो पहले ढंग से बात करो। उसके बाद है इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग। इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के बीच में बार्गेनिंग होती है, उसको बोलते हैं इंट्रा। इंटर मतलब दो अलग अलग, लेकिन इंट्रा मतलब सेल्फ, खुद के बारे में। ठीक है, चलो उसके बाद है 5 तरीका कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले प्रिपेयर होंगे, तैयार होंगे कि भैया आपने अपने दोनों लोगों को भेजना है। उसके बाद अपने लोग के साथ डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट अपने लोग के साथ डिस्कस करेगा और ये वर्कर्स जो अपने लोग के साथ डिस्कस करेंगे, दोनों डिस्कस करेंगे। फिर प्रपोज करेंगे कि चलो अब बार्गेनिंग करनी चाहिए, दोनों प्रपोजल आया, फिर दोनों के बीच में बार्गेनिंग हुई और बार्गेनिंग होने पर हम सेटलमेंट कर लिए। बात समझ में आया जी? चलिए, उसके बाद थ्योरीज, ठीक है, थ्योरीज नहीं ये वो इंपॉर्टेंट नहीं। चलो अब वर्कर्स, ये पढ़ो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में क्यों जरूरी है? ताकि वर्कर्स को ये भरोसा हो जाए कि मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रहा है वो सही डिसीजन ले रहा है। यही बात है, और कोई बात ही नहीं है, इसीलिए वर्कर्स को लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है भाई? ताकि दिक्कत ना हो। अब जो आपको मेन पढ़ना है ना, ये फॉर्म्स, ये मत पढ़ो, फॉर्म्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेटिव, ये पार्टिसिपेशन का टाइप इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको समझाता हूं। ये लेवल है, किस किस लेवल पर पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व हो पाता है। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन वो पार्टिसिपेशन होता है जब कोई वर्कर, ठीक है, सजेशन, व्यूज के तौर पर, है ना, अपनी बात रखता है। बस डिसीजन अभी भी किसके हाथ में? मैनेजमेंट के हाथ में। लेकिन ये इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन हुआ, इंफॉर्मेशन दे दिया, सजेशन दे दिया, बात खत्म, यहां तक। यहां पे कोई पूछता नहीं मैनेजमेंट वाला आके, ठीक है। ये देखो क्या कहा, it ensures that employees are able to receive information and express their views pertaining the matter of general economic importance। तो यहां पे सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है अपने व्यूज को, इसका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इंफॉर्मेटिव। कंसल्टेटिव में थोड़ा एक स्टेप आगे हो जाता है कि मैनेजमेंट इनसे सजेशंस लेता है, वर्क के, सेफ्टी के, हेल्थ को लेकर ये सारा सजेशन इनसे लेता है। और एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन तो भाई साहब, अब वर्कर्स मोरली बाउंड कर देते हैं मैनेजमेंट को कि भैया तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तब होगा, और तब मैनेजमेंट उसकी बात सुनता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पार्टिसिपेशन में वर्कर्स और ये जो है मैनेजमेंट 5-6 डिसीजन, 4-5 ऑल्टरनेटिव रख दिया, 4-5 डिसीजन रख दिया, बोला उसमें से भाई एक चुन लो, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन। और डिसीजन पार्टिसिपेशन सबसे हाईएस्ट लेवल होता है जहां वर्कर्स और मैनेजमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं। और जब मिलकर डिसीजन लेंगे तो टेंशन होगा ही नहीं। तो ये 5 फॉर्म है, याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाँ, ये लिमिटेशंस ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन, ये क्यों जरूरी है? देखिए, लिमिटेड नॉलेज होता है वर्कर्स को, उनकी एजुकेशन कम होती है, तो इसीलिए वर्कर पार्टिसिपेशन में दिक्कत आता है। वहां पे बहुत सारी चीजें बात नहीं बन पाती है। डोमिनेशन और बॉसिज्म, मतलब बॉस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बॉसिज्म रहता है ना कि भाई हम बॉस हैं तुम वर्कर्स होता है सर, तो इस वजह से भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, मैनेजमेंट अलग तरीके से सोचता है, ये अलग तरीके से सोचते हैं। वीकनेस है ट्रेड यूनियन का, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब है इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिनेरियो। क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिनेरियो में, क्यों, किस वजह से होते हैं डिस्प्यूट? तो देखो, वेजेस और अलाउंसेस की वजह से डिस्प्यूट होते हैं। अगर आप सही तरीके से वेजेस अलाउंसेस नहीं दोगे तो डिस्प्यूट होगा।
अगर आप बोनस सही तरीके से न दोगे तो डिस्प्यूट होगा। पर्सनल मैटर अगर आपने ले लिया दिक्कत तरीके से ट्रेड यूनियन के साथ तो मैनेजमेंट को दिक्कत होगा। वर्किंग कंडीशन नहीं होगा सही या वेलफेयर आप अच्छे से नहीं कर रहे होगे तो दिक्कत होगा। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे जैसे काम का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा या फिर वर्कर्स काम कर रहे होंगे आप पैसा नहीं दे रहे होंगे तो उस वजह से दिक्कत आ रहा होगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे होंगे जिस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए, प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्यों किस तरीके से सेटलमेंट होता है। दो तरीके के लिए, उसके लिए एक स्टैट्यूटरी मेजर्स है, एक है नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स। तो उस स्टैट्यूटरी मेजर्स में पहला है कंसलेशन समझौता, दूसरा है आर्बिट्रेशन मध्यस्थता और तीसरा है एजुकेशन न्यायिक निर्णय। देखो मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉब्लम है ना वो कंसलेशन लेवल पे सॉल्व हो जाता है। क्या होता है? कंसलेशन लेवल पे सॉल्व कर देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को आर्बिट्रेशन और एजुकेशन पे जाना है तो बात अलग हो जाती है। उसके नॉन स्टैट्यूटरी मेजर्स में क्या आ गया? वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट और कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये तो इसकी चर्चा हमने पूरी कर ली, अब इसकी चर्चा करते हैं। आ जाओ, कंसलेशन। सबसे पहला क्या है? कंसलेशन इज अ मेथड व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ सेटलमेंट इन डिस्प्यूट थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। जब कोई थर्ड पार्टी आएगा और आप दोनों के बीच समझौता करा देगा तो इसको बोलते हैं कंसलेशन। ठीक है, वॉलंटरी कंसलेशन होता है और कंपल्सरी भी होता है ना, वॉलंटरी बेसिस पे भी होता है और कंपल्सरी बेसिस पे भी होता है। अब उसके बाद आ जाओ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता करना। What arbitration is different from the conciliation. Under this method, the decision is binding on the parties. देखो वहां पे तो उस मीडिएटर के बीच में होता है, लेकिन आर्बिट्रेशन में पार्टीज के ऊपर डिसीजन होता है कि वो अपना क्या डिसीजन लेते हैं। आर्बिट्रेटर गिव्स हिज जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सबमिटेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो देखो आर्बिट्रेटर यहाँ जो होता है मध्यस्थता करने वाला, वो क्या करता है? अपना सबूत, जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सबूत लेके आएगा उस सबूत के बेसिस पर अपना जजमेंट दे देता है। फिर भी अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो इससे सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं एडजुडिकेशन में। अब न्यायिक निर्णय में आपको 3 तरह के कोर्ट में जाना पड़ेगा। कहां कहां? सबसे पहले लेबर कोर्ट में आप जाइए, यहां नहीं सुनाई हो रहा है तो बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाइए, और वहां भी नहीं हो रहा है तो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाइए, और इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां तक में आपका सुनाई हो जाएगा। एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म, भाई साहब कब एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म होता है? ठीक है, एब्सेंटिज्म बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। एब्सेंटिज्म इज अ सिंपल टर्म रिफर्स टू फेलियर एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट ड्यूटी व्हेन इज शेड्यूल वर्क। मतलब जब काम पे जाना था, काम पे नहीं गए, उसको एब्सेंटिज्म बोल दिया। सिंपल, एब्सेंट करना यार, ये तो बचपन से आते हैं। अब देखो 4 तरह के एब्सेंटिज्म की बात करी गई, ऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड, विलफुल, कॉस्ट। ऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म जब आप पूछ के गए हो, छुट्टी करके गए हो अप्लाई लेके। अनऑथराइज्ड जब आप बिना परमिशन लेके चले गए हो। विलफुल मतलब होता है ना कि जानबूझकर काम पे छोड़ दिए, नहीं गए उसको। और एब्सेंटिज्म कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंस, अगर कुछ घट गया अचानक घटना और तब आप छोड़ के चले गए, उसको बोलते हैं एब्सेंटिज्म बाय कॉस्ट। ठीक है, ये बोला व्हाई एब्सेंटिज्म बिलो और सम डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉप रीजन। बर्नआउट, अगर ओवर वर्क एम्प्लॉय में हो गया तो इस वजह से एब्सेंट कर देता है। हरासमेंट की वजह से आपका क्या करता है? एम्प्लॉय वर्क छोड़ देता है। चाइल्ड केयर, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है या एल्डर केयर को दिक्कत हो रहा है तो वजह से। मेंटल स्थिति अगर उसकी ठीक नहीं है तो भी वो क्या करेगा? छुट्टी ले लेगा। डिसएंगेजमेंट हो गया तो छुट्टी ले लेगा, है ना। इंजरीज हो गया है, इलनेस, बीमार हो गया है तो छुट्टी ले लेगा। कह रहा 4 पेक्युलर फीचर्स से क्या क्या है? द रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इन लोएस्ट ऑन पर डे, द परसेंट ऑफ एब्सेंटिज्म जनरली हायर ऑन द नाइट शिफ्ट। ये 4 परसेप्शन है, फीचर से क्या कि जो एब्सेंटिज्म का रेट है पर डे क्या हो रहा है? थोड़ा कम हो रहा है। द परसेंट ऑफ एब्सेंटिज्म जनरली हायर इन द नाइट शिफ्ट में जब होता है ना तब क्या होता है? तब लोग एब्सेंट ज्यादा करते हैं। तीसरा परसेप्शन, द परसेंटेज ऑफ एब्सेंटिज्म इज मच हायर इन कोल एंड माइनिंग। जो कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज वाले जो होते हैं ना वहां पे ज्यादा होता है। और एब्सेंटिज्म इन इंडिया इज अ सीजनल कैरेक्टर, ये तो बात भाई है, होना ही है। उसके बाद है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या बोलते हैं? जब बोल रहा है लेबर टर्नओवर इज आल्सो नोन एज एम्प्लॉय और स्टाफिंग टर्नओवर इज द फ्रीक्वेंसी विच एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन लीव देयर जॉब। भाई साहब लेबर टर्नओवर उसको बोलते हैं जब जॉब छोड़ के जाना होता है ना। पीजीटी में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, लेबर टर्नओवर क्या होता है कि लोग जो है जॉब छोड़ के जब जाते हैं, विच एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लीव देयर जॉब, अपने जॉब को छोड़ के जब वो जाते हैं। इट कैन बिकॉज ऑफ एट्रिशन, ले ऑफ, रेजिग्नेशन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से जा सकते हैं। लेबर टर्नओवर रेट इट इज द मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द कंपनी विद अ सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड में जब जाते हैं तो उसको लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, क्या काम है भैया, क्यों छोड़ के जाते हैं? एक्सेस वर्क हो जाता होगा, इस वजह से जाते होंगे। इनसफिशिएंट, उनको काम की पहचान नहीं मिलती होगी, अगर वो अच्छा काम करते होंगे उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता होगा, इस वजह से वो छोड़ के चले जाते होंगे। पुअर कंपनी का कल्चर होगा, कल्चर वाइज वो रिच नहीं होगी, इसलिए कल्चर वाइज रिच होने का मतलब पैसा वाला नहीं, अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती होगी, है ना, इस वजह से वो जाते होंगे।
इनएडिक्वेट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होगी और वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं होगा, इस वजह से जाते होंगे। जॉब डिससेटिस्फैक्शन होगा, इस वजह से छोड़ के जाते हैं, है ना। और इनसफिशिएंट सैलरी होगी, इस वजह से पर्सनल कुछ इश्यूज होंगे, इस वजह से जाते होंगे छोड़ के। और पुअर परफॉर्मेंस होगा, इस वजह से। मेजर्स टू कंट्रोल लेबर, अब भाई साहब क्या क्या मेजर्स लेना है? तो देखिए, अपॉइंट के टाइम पे सही आदमी को चुनिएगा तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट करिएगा सारे वर्कर्स के साथ में तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। इंप्रूवमेंट करते रहिएगा वर्किंग कंडीशंस का तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। वेजेज और अलाउंसेस अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स देते रहिएगा तो आपको नहीं जाएंगे। ट्रेनिंग देते रहिएगा, नए नए स्किल्स, उनकी फीलिंग को बढ़ाइएगा, मतलब उसके क्या बोलते हैं स्किल को बढ़ाइएगा तो नहीं जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज दीजिएगा तो नहीं जाएंगे। वेलफेयर एक्टिविटीज कराइएगा तो नहीं जाएंगे। अलाउ करिएगा वर्कर्स को पार्टिसिपेशन को मैनेजमेंट में तो भी नहीं जाएंगे। और साउंड प्रमोशन करते रहिएगा तो भी लोग नहीं जाएंगे। तो ये थी भाई साहब इंडस्ट्रियल रिलेशन की कहानी खत्म। हमने टोटल ऑलमोस्ट जो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो रिवीजन कर लिया है ना। ये मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास की हुई होगी। 1.5 घंटा देख लो, काम तमाम। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।